हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों लीजिए, मैं पुनः हाजिर हूं आपके सम्मुख सुरेंद्र मोहन पाठक जी के उपन्यास आखिरी मकसद के द्वितीय एपिसोड को लेकर के। तो चलिए देर नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं आखिरी मकसद एपिसोड नंबर 2। मैं मदान के साथ उसकी मर्सिडीज में सवार था, जैसे कि वो खुद ड्राइव कर रहा था। मर्सिडीज पुरानी थी, लेकिन थी तो मर्सिडीज ही। हाथी बूढ़ा भी हो तो कुत्ते बिल्लियों से कमजोर नहीं हो जाता। उस वक्त वो सूट पहने हुए था और आकार में और भी पसरा हुआ लग रहा था। सच पूछिए तो ऐसा विशालकाय आदमी किसी मर्सिडीज जैसी कार में ही समझ सकता था। अपने घर से निकलते ही पहले वो कनॉट प्लेस मेहरा सन्स की दुकान पर गया था, जो कि उस वक्त अभी खुल ही रही थी और जहां उसने बीबी के टॉप्स जमा कराए थे। उस वक्त कार सिकंदरा रोड पर दौड़ी जा रही थी। तिलक ब्रिज के नीचे से गुजरकर कार ITO के चौराहे पर पहुंची। वहां से वह दाएं घूमी और पुलिस हेडक्वार्टर के जेरे साया आगे बढ़ी। कोहली एकाएक वह बड़ी संजीदगी से बोला, अजीब निजाम है इस मुल्क का। यहाँ अंडरवर्ल्ड के बॉस लोगों से भिड़ना आसान है। यहाँ कायदे कानून की मुहाफिज पुलिस से निपटना तो बहुत ही आसान है, लेकिन सरकारों बाऊ से निपटना बड़ा मुश्किल है। ये इनकम टैक्स और कमेटी के महकमे के बाऊ लोग हैं जिन्होंने आजकल मेरी बजाई हुई है। कमेटी वालों ने लाखों रुपयों की मेरे से रिश्वत खाई, फिर भी मेरी 8 मंजिला इमारत गिरवा दी। हाई कोर्ट के स्टे तक की परवाह नहीं की। स्टे दिखाया तो उसे देखने की जगह मुझे पकड़कर हवालात में बंद कर दिया और तभी छोड़ा जबकि 8 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। पूरा हफ्ता चुकाते रहने के बावजूद 1 महीने में 4 बार बॉर्डर पर शराब पकड़ी गई। कैबरे हाउस पर ताले लग गए। इनकम टैक्स वाले अलग आंख में डंडा किए हैं और इतना ज्यादा जुर्माना करने पर आमादा है कि सब कुछ बेचकर भी शायद ही चुकता कर पाऊंगा। कुछ महीनों में ही ये सब कुछ हो गया। माइएवा रब ही रूठ गया एकाएक लेखराज मदान का। तभी तो कहते हैं कि मुसीबत आती है तो अकेले नहीं आती है। लाख रुपए की बात कही कोहली, इकट्ठी आई तमाम मुसीबतें। पता नहीं किस कलमुहे की नजर लग गई लेखराज मदान को, सब चौपट हो गया। आज ये हालत है कोहली कि होटल वाला फ्लैट तक गिर भी पड़ा है और किसी भी रोज ये मर्सरी भी बेचने की नौबत आ सकती है। अभी गनीमत है कि मधु को इन बातों की भनक नहीं। उसको भनक लगने से क्या फर्क पड़ता है? पूरा फर्क पड़ता है वीर मेरे। तू क्या समझता है मैं खूबसूरत बहुत हूँ या नौजवान बहुत हूँ जो उसने मेरे से शादी करना मंजूर किया? यानी कि दौलत की दीवानी है? हर औरत होती है। फिर तुम्हारी शादी थोड़ी ही हुई, वो तो एक समझौता हुआ, करार हुआ जो तुमने एक नौजवान लड़की से किया। वो कपड़े उतारकर तुम्हारे साथ लेटेगी और तुम्हारे 2 क्विंटल के जिस्म के नीचे पिसेगी और तुम उसे दौलत से माला माल करोगे, सोने चांदी से निहाल करोगे। उसने अनमने मन से हुंकार भरी। अब जबकि तुम्हें लग रहा है कि करार के अपने हिस्से की शर्त पूरी करने की सलाहियत तुम्हारे हाथों से निकली जा रही है, तो ये सोच के तुम्हारा कलेजा कांप रहा है कि कहीं इतनी हसीन औरत भी तुम्हारे हाथों से न निकल जाए। वो अप्रसन्न दिखाई देने लगा। प्रत्यक्षतः मेरी बात को यूं 2 टूक कहना उसे रास नहीं आया था। बहरहाल मैं बोला, हालात का खुलासा यह है कि रुपए पैसे के मामले में तुम्हारी दुक्की पूरी तरह से पिटने वाली है, पिट चुकी है। लेकिन अपनी मौजूदा दुश्वारियों का कोई हल है तुम्हारे जहन में? एकदम ठीक पहचाना। कहाँ है हल? मेरी बगल में बैठा है। यानी कि मैं? यानी कि तू? मैं कुछ समझा नहीं। कोई बड़ी बात नहीं, अभी कुछ समझाया ही कहाँ है मैंने। उम्मीद रखूं कि इसी हफ्ते में समझा लोगे। मैं अभी समझाता हूँ। मैं बात को दूसरी ओर का सिरा पकड़कर समझाता हूँ। मैं सुन रहा हूँ। शशिकांत का बीमा है, जीवन बीमा। जरूर होगा, सबका होता है। 50 लाख का। ये सबका नहीं होता। मैं नेत्र फैलाकर बोला, रकम फ्यूज उड़ा देने वाली है मेरे हक में। ठहरो, जरा मुझे बात को तरीके से समझने दो। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे छोटे भाई की 50 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके नामिनी तुम हो? हाँ, यानी कि अगर तुम्हारा भाई शशिकांत मर जाए
तो तुम्हें 50 लाख रुपए का क्लेम बीमा कंपनी से मिलेगा। किसी हादसे का शिकार होकर मरे तो 1 करोड़। तुम? मैं सख्त हैरानी से उसे घूरता हुआ बोला, अपने भाई की मौत चाहते हो? हरगिज भी नहीं। फिर क्या बात बनी? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुमने ऐसी तरकीब सोच निकाली है जिससे तुम्हारा भाई तो नहीं मरेगा, लेकिन बीमे की रकम फिर भी तुम्हें मिल जाती? काबिल आदमी है तू कोहली, आखिर समझ गया। मैं काफी देर से एक बात कहना चाहता था। मेरा नाम कोहली नहीं कोहली है। वही तो मैंने कहा, कोहली। ये कोहली वाला है। पंजाबी में मेरा नाम कोहली है। कोहली, कोहली, जैसे हल से हली और शुरू में को की फर्क पैदा है। मेरे को फर्क पैदा है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे नाम की दुर्गत करके मेरे से मुखातिब हो। यार, वो झल्लाया, ये इतनी गंभीर बातचीत में तेरा नाम कहां से आ घुसा? मैंने घुसाया। कोहली नहीं कह सकते हो तो सुधीर कहो। ठीक है सुधीर, अब आगे बढ़ो। देख, बात यूं है कि मैं अपनी मौजूदा जिंदगी से ही नहीं, इस शहर से, इस मुल्क से ही किनारा कर जाना चाहता हूँ। इस सिलसिले में शशिकांत सिंगापुर हो भी आया है और नकली नाम और नकली कागजात के जरिए खुद को वहां स्थापित कर भी चुका है। बीमे की रकम हासिल हो जाने के बाद उसे सिंगापुर पहुंचाने का पुख्ता इंतजाम भी मैं कर चुका हूँ। पहले शशिकांत सिंगापुर चला जाएगा, फिर बीमे की रकम का क्लेम मिल जाने के बाद मैं भी मधु को लेकर उसके पीछे वहां पहुंच जाऊंगा। यूं यहाँ की तमाम कानूनी पेचीदगियां और गैर कानूनी बखेड़े यहीं रह जाएंगे। आज की तारीख में ये मेरा आखिरी मकसद है, जिनका मैं कर्जाई हूँ और मैं उन्हें ढूंढे नहीं मिलूंगा। यूं मेरी जान भी सांसत से निकल जाएगी और अपनी बाकी की जिंदगी चैन से गुजारने के लिए मेरे पास 50 लाख रुपया भी होगा। 1 करोड़, मैंने याद दिलाया। 50 लाख। शशिकांत कोई सच में ही थोड़े मर जाएगा, आधा वो भी तो लेगा। वो मरेगा नहीं तो बीमे की रकम कैसे मिलेगी? जब मुर्दा नहीं होगा तो मौत कैसे स्थापित होगी? इतनी बड़ी रकम का मामला है, मुर्दा तो बड़े चौकस तरीके से ठोक बजाकर देखा जाएगा। यहाँ मर गया होने का कोई पाखंड या कोई एक्टिंग काम नहीं आने वाली। मुझे मालूम है, ये तो बच्चा भी समझ सकता है कि मुर्दा होना जरूरी है। तू तो 100 सयानों का सयाना है कोहली, मेरा मतलब है सुधीर। मुर्दा कहाँ से आएगा? मेरा पहलवान कल रात फेल न हो गया होता तो मुर्दा आ ही गया था। तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है? जाहिर है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ, मेरी कोई जाति अदावत नहीं तेरे से। लेकिन ठहर, सुन। उसने जेब से एक तस्वीर निकालकर मेरी गोद में डाल दी। देख। मैंने तस्वीर देखी। ये? मैं बोला, मेरी तस्वीर? ये? वो धीरे से बोला, शशिकांत की तस्वीर है। ओह ओह। मैंने फिर तस्वीर पर निगाह डाली। इस बार मुझे अपनी और तस्वीर की सूरत में 2 फर्क दिखाई दिए। तस्वीर में चित्रित व्यक्ति के ऊपरले होंठ पर शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल मूछें थी और हेयर स्टाइल जुदा था। हेयर स्टाइल बदला जा सकता है। वो जैसे मेरे मन की बात भांप कर बोला, मूछें साफ की जा सकती हैं, बाकी कद काठ, हड गोड़े सब तेरे जैसे ही हैं शशिकांत के। मैं सन्नाटे में आ गया। तो ये बात है, मैं बोला। मौत मेरी होगी और मरा हुआ शशिकांत समझा जाएगा। जाति कुछ नहीं कोहली, जाति कुछ नहीं। तेरी शक्ल शशिकांत से ना मिलती होती तो मैंने क्या लेना देना था तेरे से? मेरी जान इतनी सस्ती नहीं मदान दादा। किसने कहा तेरी जान सस्ती है? तेरी जान तो 1 करोड़ रुपए की है, वो शशिकांत की जान है। एक ही बात है? नहीं है एक ही बात। तुम क्या समझते हो कि मैं यूं एकाएक गायब हो जाता तो मेरी कोई पूछ नहीं होती? कोहली, सुधीर, तेरे में ये भी एक खूबी है कि इस शहर में तेरा कोई सगे वाला नहीं। तो क्या हुआ, यार दोस्त तो हैं, लेकिन जिगरी कोई नहीं। मैंने पड़ताल की है। ऐसे यार दोस्त किसी के एकाएक गायब हो जाने पर थोड़ा बहुत हैरान तो होते हैं, हल्कान नहीं होते। मेरी सेक्रेटरी रजनी है जो मेरे पर जान छिड़कती है। गलत, वो तेरे पर नहीं, तू उस पर जान छिड़कता है। वहम है तुम्हारा, वो तो वहम है तो उसका भी जवाब है मेरे पास। क्या? ये चिट्ठी देख। जेब से एक लिफाफा निकालकर उसने मेरी गोद में डाल दिया। मैंने देखा लिफाफा बंद था और उस पर रजनी का नाम और मेरी डिटेक्टिव एजेंसी यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशंस का नाम और नेहरू प्लेस का पता लिखा हुआ था। खोल ले
वो बोला, इसकी जरूरत तभी थी जब पहलवान तुझे डिलीवर कर पाता, जब तू मेरे काबू में होता। अब तो ये बेकार है। मैंने लिफाफा खोला। भीतर 500 के नोटों की एक गड्डी थी और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी टाइप शुदा थी, जिसमें लिखा था, डियर रजनी, एकाएक एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पेचीदा केस हाथ लग गया है। जान जोखिम का काम है, लेकिन फीस लाखों में है। उस केस के सिलसिले में मैं तत्काल नेपाल जा रहा हूँ। वहां से आगे बर्मा, थाईलैंड और फिर सिंगापुर जाऊंगा। कम से कम 1 साल सारे यूरोप के चक्कर खाने का सिलसिला है। साल सुरक्षित गुजरा तो एक ही केस मुझे माला माल कर देगा। आइंदा 1 साल के दौरान तुमसे संपर्क का मौका मुझे शायद ही मिले, इसलिए एक स्पेशल मैसेंजर के हाथ ये चिट्ठी भेज रहा हूँ। चिट्ठी के साथ 50,000 रुपए हैं, जो 1 साल तक ऑफिस का किराया और तुम्हारी तनख्वाह के खर्चे निकालने के लिए काफी होंगे। मेरी असाइनमेंट बहुत गोपनीय है, इसलिए इस बाबत किसी से कोई विस्तृत वार्तालाप न करना। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा एम्प्लॉयर सुधीर कोहली। अपने हस्ताक्षर देखकर मेरे छक्के छूट गए। वो 100% मेरे हस्ताक्षर थे। अपने दस्तखत देखकर हैरान हो रहा है? वह बोला, हो तो रहा हूं। मैं बोला, मत हो। अरे, जो जाली पासपोर्ट तैयार कर सकता है और 100 तरह के जाली कागजात तैयार कर सकता है, उसके लिए तेरे दस्तखतों की नकल मार लेना क्या मुश्किल काम रहा होगा? मैं खामोश रहा। मैंने चिट्ठी तह करके चिट्ठी और नोट लिफाफे में रखे। उसने बड़ी सफाई से लिफाफा मेरी गिरफ्त से निकाल लिया और वापस अपनी जेब में डाल दिया। दस्तखतों का नमूना कैसे हासिल किया? मैं बोला, क्या मुश्किल काम था? वह बोला, सुधीर, कोई चिट्ठी लिखकर अगर तेरे से पूछे कि तू बतौर प्राइवेट जासूस क्या फीस लेके काम करता था, तो उसे जवाब में चिट्ठी लिखेगा कि नहीं? लिखूंगा, मैं बोला। और उस जवाबी चिट्ठी पर तेरे दस्तखत होंगे कि नहीं? होंगे। बस, मिल गया तेरे दस्तखतों का नमूना। तैयारियां लगता है काफी अरसे से चल रही हैं। 4 महीने से सब कुछ वाह चल रहा था। एक उस पहलवान के बच्चे की नालायकी ने सब गुड़ गोबर कर दिया। तुझे काबू में न रख सका। ये इकलौती चिट्ठी मेरे गायब हो जाने की मिस्ट्री पर लगे सब सवालिया निशान मिटा देती। इकलौती किस लिए? वीर मेरे, ऐसी एक चिट्ठी लगभग हर महीने, कभी सिंगापुर से तो कभी हांगकांग से तो कभी लंदन से तेरी सेक्रेटरी के पास पहुंचती, जिसमें तूने उसे ये खबर की होती कि तू कामयाबी की मंजिलें तो तय करता जा रहा था, लेकिन जान जोखिम बढ़ता जा रहा था। फिर एकाएक चिट्ठियां आनी बंद हो जाती। कोहली, मैं चिढ़कर बोला। फिर इससे तेरी सेक्रेटरी क्या नतीजा निकालती? वो यही सोचती ना कि जोखिम ने तेरी जान ले ली थी। आखिरकार तेरी किस्मत तुझे दगा दे गई थी और तू परदेश में कहीं मर खप गया था। कैसी रही? मैं खामोश रहा। आखिर वो तेरी सेक्रेटरी ही तो है, कोई ब्याहता बीवी तो नहीं जो तेरी लाश की बरामदी के अरमान के साथ महकमा दर महकमा टक्करें मारती फिरती। रजनी से मेरी उम्मीदें बीवी से कहीं बढ़कर थी, लेकिन फिर भी मेरा सिर सहमति में हिला। तुम्हारा भाई? फिर मैंने पूछा। मेरा मतलब है, तुम्हारे भाई की जगह मैं मरता कैसे? गोली खाके, वह बड़े इत्मीनान से बोला। पहलवान तुझे शशिकांत की कोठी में ले जाता, तुझे वहां शशिकांत की जगह स्थापित करता और तुझे शूट कर देता। स्थापित करता क्या मतलब? तुझे जबरन तैयार करके वो पहले सारी कोठी में तेरी उंगलियों के निशान फैलाता, फिर तुझे शशिकांत की कोई पोशाक पहनने को मजबूर करता, पोशाक की जेबों में शशिकांत के जाति इस्तेमाल की चीजें रखता, तुझे उसकी चेन पहनाता, अंगूठी पहनाता, शशिकांत के नाम वाला ब्रेसलेट पहनाता और फिर तुझे यूं कत्ल कर देता जैसे वो काम कोठी में जबरन घुसाए किसी मवाली का था। पुलिस को ये बात हजम हो जाती? क्यों ना होती? मेरी तरह ही शशिकांत भी कई लोगों का कर्जाई है। राजेंद्र प्लेस में हमारी जो नाइट क्लब वो चलाता था, वो भी सिंडिकेट के दबाव की वजह से बंद पड़ी है। पुलिस जरा सी तफ्तीश करती तो उन्हें मालूम हो जाता कि पिछले कुछ अरसे से कत्ल कर दिए जाने की धमकियां उसे मुतवातर मिल रही थी। पुलिस यही समझती कि किसी ने अपनी धमकी पर खरा उतरकर दिखा दिया था। मेरे कत्ल के दौरान शशिकांत कहाँ होता? वो एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा जा रहा होता, जहां से उसने काठमांडू की दोपहर बाद की फ्लाइट पकड़नी थी। वो 2 दिन नेपाल ठहरता और फिर अपने जाली पासपोर्ट के सदके सिंगापुर उड़ जाता।
और तुम यहाँ भाई की मौत पर रो रो के जान देने को आमादा। उसकी यानी कि मेरी चिता की राख भी ठंडी होने से पहले इंश्योरेंस क्लेम भर रहे होते। जाहिर है, लेकिन सब गुड़ गोबर हो गया। एक लल्लू पहलवान की लापरवाही से इतनी उम्दा स्कीम का कचरा बन गया। उसकी लापरवाही से या मेरी होशियारी से? एक्को गले। खेल तो चौपट हो गया सुधीर। वैसे तू अभी भी मान जाए तो बिगड़ी बात बन सकती है। मान जाऊं? क्या मान जाऊं? लाश की जगह लेने के लिए मैं तेरी कोई भी फीस भरने के लिए तैयार हूं। क्या कहने? अरे जब मैं ही नहीं रहूंगा तो फीस मेरे किस काम आएगी? कोहली, तू इतना बड़ा जासूस है, कोई ऐसी तरकीब सोचना जिससे लाश भी रहे, तू भी रहे और फीस भी तेरे काम आए। कहीं इसी चक्कर में तो तुम मुझे मेटकाफ रोड नहीं ले जा रहे कि मैं ऐसी कोई तरकीब सोचूं? इसी चक्कर में ले जा रहा हूं। ये काम तुम्हारे फ्लैट में ही नहीं हो सकता था? कैसे होता? वहां शशिकांत जो नहीं था, बुलवा लेते उसे। वो खामोश रहा। लगता है, मैं बोला, अपनी खूबसूरत बीवी के मामले में तुम्हें किसी का भरोसा नहीं, अपने भाई का भी नहीं। उसके चेहरे पर झुंझलाहट के भाव आए। तुम्हारा पहलवान ठीक कहता था। क्या? वो उखड़े स्वर में बोला। क्या कहता था? यही कि मदान साहब बैठा है सांप की तरह कुंडली मारकर हुस्नो सवाब की दौलत पर। लंतरानियां छोड़ कोहली, मतलब की बात कर। सोच कोई तरकीब जिससे लाश भी रहे, तू भी रहे और फीस भी तेरे काम आए। ऐसी कोई तरकीब मुमकिन नहीं। कोई तो होगी। अकल लड़ा, जोर दे दिमाग पर, निकाल कोई तरकीब। मैं तेरी कोई भी फीस भरने को तैयार हूं। और वो ठिठका। और क्या? मैं तनिक उत्सुक भाव से बोला। पहलवान को छोड़। क्या कहने? पहलवान छूट गया तो मेरे पास क्या रह जाएगा तुम्हारे खिलाफ? ओए वीर मेरे, तू मेरे खिलाफ होना क्यों चाहता है? अब तो हम तीनों इकट्ठे हैं। तीनों? कौन तीनों? मैं, शशिकांत और तू। मैं, शशिकांत और मधु कहा होता तो कोई बात भी होती। मैं, शशिकांत और वो सख्ती से बोला, तू। अफसोस, अफसोस। कोहली, मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? नियत मैली नहीं करनी। भूल गया? पहले भूल गया था, अब फिर याद आ गया है। बढ़िया, तो समझ गया। अब तो हम तीनों, मैं, शशिकांत और तू इकट्ठे हैं। किसने कहा? क्या कि हम तीनों इकट्ठे हैं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो शख्स मेरी जान लेने पर आमादा हो वो तो मेरा घोर शत्रु हुआ। यार, अब तो वो कहानी खत्म हो गई। तुम्हारी तरफ से खत्म हो गई, मेरी तरफ से तो तू भी खत्म करना वीर मेरे। तू ऐसा कर, तू बीमे की रकम हथियाने की कोई कार आमद तरकीब सुझा और अपनी फीस खुद मुकर्रर कर ले। कोई भी फीस, कोई भी वाजिब फीस। मैं सोचने लगा। मेटकाफ रोड आ गई। तीनों मिलके सोचते हैं कोई तरकीब। मैंने बेध्यानी में सहमति में सिर हिला दिया। मर्सिडीज एक कोठी के सामने पहुंची। कोठी एक मंजिली थी, पुराने स्टाइल की थी और बहुत बड़े प्लाट के बीच में बनी हुई थी। कोठी के सामने एक विशाल लॉन था जिसके बीच में से गुजरता ड्राइव वे कोठी तक पहुंचता था। ड्राइव वे के दोनों ओर ऊंचे पेड़ थे और उसके सड़क की ओर वाले सिरे पर एक आयरन गेट था जो कि उस वक्त पूरा खुला हुआ था। फाटक खुला है, मैं बोला। तो क्या हुआ? वो अनमने स्वर में बोला। क्यों? क्यों क्या? ये तो खुला ही रहता है। कोई खराबी है इसमें? झूल के अपने आप पूरा खुल जाता है। ताला लगा हो तो ही अपनी जगह टिकता है। ठीक क्यों नहीं कराता तुम्हारा भाई? क्या जरूरत है? तूने सब घपला न कर दिया होता तो आज के बाद किसने रहना था यहाँ? मैं खामोश हो गया। मदान ने कार को फाटक के भीतर डाला और कोठी के सामने पोर्टिको में ले जाकर रोका। हम दोनों कार से बाहर निकलकर कोठी के मुख्य द्वार पर पहुंचे। मदान ने कालबेल बजाई। कोई प्रतिक्रिया सामने न आई। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली। हम जल्दी आ गए, वो बोला। कहीं अभी तक सो ही न रहा हो। आलसी बहुत है शशिकांत। मैं खामोश रहा। उसने फिर कॉल बेल बजाई और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा निःशब्द खुलता चला गया। मदान तनिक सकपकाया और फिर भीतर दाखिल हुआ। मैं उसके पीछे हो लिया। वो हमें स्टडी की तरह सुसज्जित एक कमरे में मिला। वहां एक विशाल मेज लगी हुई थी जिसके पीछे लगी एक एग्जीक्यूटिव चेयर पर वो बैठा हुआ था। उसका सिर उसकी छाती पर झुका हुआ था और लगता था कि वो कुर्सी पर बैठा बैठा ऊँग गया था और फिर सो गया था।
गड़बड़ हो गई शशि। मदान एक क्षण दरवाजे की चौखट पर ठिठका और फिर आगे मेज की ओर बढ़ता हुआ बोला, हमारा बंदा आया तो है, लेकिन स्कीम के मुताबिक लाया नहीं गया, खुद चल के आया है। उस हबीब के बच्चे ने सब गुड़ गोबर कर दिया। तब तक मदान मेज के पीछे उसकी कुर्सी के करीब पहुंच गया था। उसने शशिकांत के कंधे पर हाथ रखा तो वो निशब्द आगे को लुढ़क गया और औंधे मुंह सामने मेज पर जाकर पड़ा। मदान फटी फटी आंखों से औंधे मुंह लुढ़के हुए निश्चेष्ट शरीर को देख रहा था। दौरा पड़ गया। फिर वह आतंकित भाव से बोला, डॉक्टर को फोन करता हूँ। ठहरो, मैं एकाएक बोला। वह ठिठका। मैंने झुककर अचेत शरीर का मुआयना किया। मैंने गर्दन के करीब उसकी साह रग को छुआ। मैंने उसकी नब्ज टटोली। अंत में मैंने उसे कुर्सी पर पूर्ववत सीधा किया। इसे कोई दौरा वौरा नहीं पड़ा, मैं बोला। इसे सूट किया गया है। उसके चेहरे पर हाहाकारी भाव प्रकट हुए। मुबारक हो, मैं बोला। किस बात की? वो बौखलाया। करोड़पति बनने की, वो भी ऐसे कि कोई धोखाधड़ी का खेल भी नहीं खेलना पड़ा बीमा कंपनी से। असली बीमांकित व्यक्ति की 24 कैरेट खालिस लाश तुम्हारे सामने पड़ी है। यही तो था तुम्हारा आखिरी मकसद। क्या बकता है? बकता कहो या फरमाता, ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि तुम्हारे जिस भाई का तुम्हारे हक में 50 लाख का बीमा है, वो तुम्हारे सामने मरा पड़ा है। ये पक्की बात है कि ये मर गया है? हाँ। कैसे? कहा ना, इसे शूट किया गया है। एक गोली एन इसके दिल के ऊपर लगी है। छाती में बने सुराख से मालूम होता है कि रिवाल्वर 22 कैलिबर की थी। 22 कैलिबर की रिवाल्वर जनाना हथियार माना जाता है। गोली एन दिल में से ही न गुजर गई होती तो ये कभी न मरता। फिर तो ये किसी पक्के निशानेबाज का काम हुआ। नहीं, ये तो किसी निपट अनाड़ी का काम मालूम होता है। क्या कहता है? जब गोली एन दिल में से, यहाँ एक नहीं कई गोलियां चली मालूम होती है। लगता है किसी ने रिवाल्वर का रुख इसकी तरफ किया और वो तब तक घोड़ा खींचता रहा जब तक कि गोलियां खत्म ना हो गईं। कैसे? कैसे? कहाँ? रिवाल्वर से निकली हर गोली कहीं ना कहीं टकराई है। देखो, एक गोली मेज पर रखे कलमदान के 4 होल्डरों में से एक को दाएं कोने वाले को लगी है और वो वहां से उखड़कर परे जाके गिरा है। एक गोली पीछे दीवार पर टंगे सजावटी वाल लैंप से टकराई है। एक गोली बाईं दीवार पर लगी भागते घोड़ों की तस्वीर में सबसे अगले घोड़े के एन माथे में लगी है। एक और गोली ने कुर्सी के पीछे दीवार के साथ लगी वॉल कैबिनेट के बाएं कोने में रखे सजावटी घुड़सवार का सिर उड़ा दिया है और एक और गोली वॉल कैबिनेट के दाएं कोने में रखे एटलस के बुत के सिर पर धरती के रूप में लदी घड़ी में लगी है। ये घड़ी काम करती थी। बढ़िया एंटीक आइटम है। ग्लोब की तरह बनी ये घड़ी पुराने जमाने की है, जिसमें की चाबी भरी जाती है। सुइयां भी चाबी से ही आगे पीछे सरकती हैं। इसे ये घड़ी बहुत पसंद थी। हमेशा इसका राइट टाइम चेक करके रखता था। कभी 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होती थी ये। यानी कि गोली लगने से पहले ये चल रही होगी यकीनन, और राइट टाइम दे रही होगी। पक्की बात। इस वक्त ये 8:28 पर रुकी हुई है। घड़ी जाहिर है कि गोली लगने से ही रुकी है। इसका साफ और सीधा मतलब यह है कि गोलीबारी 8:28 पर हुई थी। कोई? वो अपनी कलाई घड़ी देखता हुआ बोला, 2 घंटे पहले। लाश एकदम ठंडी और अकड़ी हुई है। इस हालत में लाश 2 घंटे में नहीं पहुंच सकती। यानी कि वो नेत्र फैलाकर बोला, घड़ी पिछली शाम का वक्त देती रुकी है। ये कल रात का यहां मरा पड़ा है। ऐसा ही मालूम होता है। तौबा! जो गोली मेटल के होल्डर से टकराई थी वो कहीं धसी नहीं थी। वो होल्डर से छिटककर फर्श पर जा गिरी थी। मैंने घुटनों के बल बैठकर एन गोली तक झुककर उसका मुआयना किया। मेरा अंदाजा ठीक निकला। फिर मैं सीधा होकर बोला, ये 22 कैलिबर की ही गोली है। ऐसी ही एक गोली मरने वाले के एन दिल में से गुजर कर गई है, जो कि इसकी बदकिस्मती है। 22 कैलिबर की गोली इसे कहीं भी और लगी होती तो ये हरगिज न मरा होता। इसे लगी गोली चलाई गई 6 गोलियों में से आखिरी होगी। क्यों? मैं सकपकाकर बोला, वीर मेरे, अगर इसे पहली ही गोली लग गई होती तो चलाने वाले ने और गोलियां काहे को चलाई होती?
दुरुस्त, लेकिन अगर इस आखिरी गोली से पहले 5 और गोलियां इस पर चल चुकी थीं, तो भी ये कुर्सी पर टिका ही क्यों बैठा रहा? पहली गोली चलते ही इसने उठकर भागने की या कहीं ओट लेने की या अपने हमलावर पर झपटने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? वो उलझन पूर्ण स्वर में बोला। क्योंकि इसे ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। गोलियां यूं आनन फानन चली कि पलक झपकते ही सब खेल खत्म हो गया। किसी ने ताक कर इसका निशाना लगाया होता तो वो यूं चलाई गई अपनी पहली गोली का नतीजा देखने के लिए ठिठकता और निशाना चूक गया पाकर फिर दूसरी गोली चलाता। तब मरने वाले को अपने बचाव के लिए हरकत में आने का मौका मिल जाता और वो कुछ ना कुछ करता। निशाना चूका ना होता तो हमलावर और गोलियां न चलाता। लेकिन यहाँ तो ये हुआ मालूम होता है कि किसी ने रिवॉल्वर चलानी शुरू की तो तभी बंद की जबकि गोलियां खत्म हो गई, या यूं कहो कि गोलियां खत्म हो जाने पर रिवॉल्वर चलनी खुद ही बंद हो गई। यूं रिवॉल्वर का रुख ही सिर्फ मकतूल की तरफ रहा होगा। उससे कोई निशाना साधकर गोलियां चलाने की कोशिश ही नहीं की गई होगी। निशाना साधकर गोलियां चलाई गई होती तो बावजूद मकतूल के दिल का निशाना चूक जाने से गोलियां यूं दाएं बाएं इधर उधर बिखरती न चली गई होती। फिर तो ये काम किसी अनाड़ी का हुआ या किसी औरत का, जिसने कि रिवॉल्वर का रुख मरने वाले की ओर करके आंखें बंद कर ली होगी और घोड़ा खींचना शुरू कर दिया होगा। औरत 22 कैलिबर की रिवॉल्वर वैसे भी जनाना हथियार माना जाता है। यह एक नन्ही सी रिवॉल्वर होती है जो कि जनाना पर्स में बड़ी सहूलियत से समा जाती है। जनाना डिपार्टमेंट में क्या दखल था तुम्हारे भाई का? बहुत गहरा। औरतों का रसिया था। एक औरत से मन नहीं भरता था इसका। नाइट क्लब में जो खूबसूरत औरत आती थी उसे पटाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता था। कामयाब भी होता था। हाँ, अमूमन। आखिर खूबसूरत नौजवान था, मेरी तरह, एन तेरी तरह। अभी इतना ही नहीं, क्लब की होस्टेसों और डांसरों के भी पीछे पड़ा रहता था। औरतों के मामले में बाज लोगों का हाजमा कुछ खास ही तगड़ा होता है। कई हजम कर जाते हैं, डकार भी नहीं लेते। ये औरतों के नहीं, औरतें भी इसके पीछे पड़ी रहती थी। अच्छा, हाँ, सुनकर हैरान हो गए। आजकल एक ऐसी लड़की बतौर हाउसकीपर सारा दिन इसकी खिदमत करती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस पर फिदा है। कौन है वो लड़की? सुजाता मेहरा नाम है। नाइट क्लब में चिट क्लर्क थी। क्लब बंद हो गई तो यहाँ आ गई, सारा घर संभालती है। शशि कहता था तो उसका और उसके मेहमानों का खाना तक पका देती थी। वो यहाँ रोज आती है? फिलहाल तो आती ही है रोज, सारा दिन यहीं रहती है। हाँ, शशि कहे तो सारी रात भी। अगर शशि यहाँ ना हो तो भी उसके पास यहीं की एक चाबी पक्के तौर पर है। इस वक्त तो वो यहाँ नहीं है। अमूमन 11 बजे तक आती है। कमाल है, तुम्हारा भाई तो मेरे से भी बड़ा हरामी निकला। जरूर सूरतें मिलती हो तो फितरत भी मिलने लगती है। कोहली, वो प्रशंसात्मक स्वर में बोला, यानी कि तेरी भी कई गोपियां हैं? हैं तो नहीं, लेकिन हो ऐसी ख्वाहिश रखता तो हूँ। बहरहाल वो किस्सा फिर कभी। तुम ये बताओ कि इस लड़की सुजाता ने ही तो किसी बात पर इससे खफा होकर इसकी दुख की नहीं पीट दी? अरे नहीं, वो लड़की तो इस पर फिदा थी, इसके हाथों से चुग्गा चुगती थी। 18वीं सदी की बीवी की तरह इसकी खिदमत करती थी। सिर्फ करवा चौथ का व्रत रखने की कसर रह जाती होगी। मैं व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, शायद वो भी रखती। क्या मतलब? अभी करवा चौथ का त्योहार आया जो नहीं, कुछ ही दिन तो हुए हैं अभी क्लब को ताला पड़े। बहरहाल वो नहीं तो कोई और गोपी खास ही खफा हो गई थी इससे, जो इस पर गोलियों की बरसात कर बैठी। मुझे यकीन नहीं आता। किस बात का? कि किसी औरत जात की इतनी मजाल हुई हो कि इसकी जान लेने की जरूरत कर बैठी हो। औरतें खौफ खाती थी इससे। औरतें क्या, हर कोई खौफ खाता था इससे। लोग क्या जानते नहीं थे कि ये किसका भाई था? लेकिन 22 कैलिबर की रिवॉल्वर होगा जनाना हथियार। जनाने हथियार के मर्द के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी तो नहीं? हाँ, पाबंदी तो नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इसका कत्ल किसने किया, क्यों किया? इसका तो कोई दुश्मन नहीं था। दुश्मन तो सब मेरे थे। यूं किसी ने मुझ पर गोलियां बरसाई होती तो ये कतई हैरानी की बात न होती। तुमने अभी खुद कहा था कि कुछ अरसे से शशिकांत को कत्ल कर दिए जाने की धमकियां मुतवातर मिल रही थी। कहा था, लेकिन झूठ कहा था। क्या?
वो झूठ मेरा ही फैलाया हुआ था ताकि पुलिस तफ्तीश करे तो बाद में दम दिखाई दे। वो झूठ हमारी उस स्कीम का हिस्सा था जिस पर अमल करके हमने तुझे शशिकांत बना के तेरा कत्ल करना था और बीमे की रकम क्लेम करनी थी। असल में मेरी जराइम पेशा हरकतों से शशिकांत का कुछ लेना देना नहीं था। इसे तो लोग ठीक से जानते तक नहीं थे। दादा मैं था, गैंगस्टर मैं था, अंडरवर्ल्ड डॉन मैं था, शशिकांत नहीं। वार होना था तो मुझ पर होना चाहिए था, न कि इस पर। तुम पर वार 22 कैलिबर के खिलौने से थोड़े ही होता। तुम पर तो AK-47 राइफल की या मशीन गन की गोलियां बरसाई जाती। दुरुस्त, यही तो मैं कह रहा हूं। इस कत्ल का रिश्ता अगर मेरे कारोबार से होता तो कत्ल यूं ना हुआ होता। मैं अभी भी कहता हूं कि यह कत्ल किसी औरत का काम है। सबूत क्या है? सबूत बता क्या है? यह कोई सबूत नहीं है कि कत्ल 22 कैलिबर की रिवॉल्वर से हुआ है जो कि जनाना हथियार माना जाता है, लेकिन चलाई गई गोलियों का बिखरा बिखरा पैटर्न बकवास। निशानेबाजी की सलाहियत हर किसी को हासिल नहीं होती। रिवॉल्वर कोई गुलेल नहीं होती जो चलाने के लिए हर किसी को हासिल हो। वीर मेरे, ऐसे पैटर्न में गोलियां ऐसा मर्द भी चला सकता है जिसने पहले कभी रिवॉल्वर न थामी हो। मुझे मोती बाग वाली इमारत में हामिद पर चलाई गोलियों का अपना खुद का अंदाज याद आने लगा। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मैं बोला। मेरा सिर स्वयं में ही सहमति में हिलने लगा था। कोल्ली, वो बोला, मैनू पता लगना चाहिए कि ये किसदी करतूत है। क्यों? क्यों? वो भड़का। पागल है? पूछता है क्यों? मेरा मतलब है ये मसला इतना अहम तरीन क्यों कर बन गया कि कातिल कौन है? क्या तुम कातिल से बदला लेने के ख्वाहिशमंद हो? कातिल को उसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन ये अहम तरीन मसला किसी और वजह से है। और कौन सी वजह है? असली कातिल का पता लगेगा तो ही तो मैं कत्ल के इल्जाम से बरी हो पाऊंगा। तुम पर कत्ल का इल्जाम कैसे आयद हो सकता है? क्योंकि सिर्फ मेरे पास ही कत्ल का कोई उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? बीमे की रकम। हाँ, नॉनसेंस। यूं कोई अपने भाई का कत्ल कर देता है? रकम का वजन ध्यान में रखकर बोल। उस रकम की मेरी मौजूदा जरूरत को ध्यान में रखकर बोल। वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी ये कि ये मेरा भाई ही नहीं था। मैं बुरी तरह से चौंका। क्या? हकबकाया सा उसका मुंह देखता मैं बोला, मरने वाला मेरा भाई नहीं था। मेरी इससे दूर दराज की भी कोई रिश्तेदारी नहीं थी। तो फिर ये एक लंबी कहानी है, मुख्तसर करके सुनाओ। बस सिर्फ ट्रेलर दिखा दो। सुन, दिल्ली शहर में मेरी शुरुआती छोटी औकात से कोई बेखबर नहीं। मकबूल लोगों की गुज़श्ता जिंदगी के बखिए उधेड़कर सनसनीखेज खबरें निकालने में माहिर अखबार नवीसों की मेहरबानी से सारा शहर जानता है कि कभी मैं 5 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर हुआ करता था, बेलदार हुआ करता था। एक बेलदार दौलतमंद कैसे बन गया? उसका ये काया पलट कैसे हुआ? बता कैसे हुआ? वही तुझे बताने जा रहा हूं कोल्ली। लेकिन जो कुछ तू अभी सुनेगा, अगर तूने उसे आगे कहीं दोहराया या उसका कोई बेजा इस्तेमाल किया तो रब दी सौ खुद अपने हाथों से मैं तेरी बोटी बोटी काट के फेंक दूंगा। समझ गया? मैंने बड़े सशंक भाव से सहमति में सिर हिलाया। उसका उस घड़ी का रौद्र रूप मुझे सच में ही बहुत डरा रहा था। अपना डर छुपाने के लिए मैंने अपना डनहेल का पैकेट निकाला तो उसने भी मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। मैंने एक सिगरेट उसे दिया और एक खुद सुलगा लिया। सुन, अपने विशिष्ट अंदाज से सिगरेट का लंबा कस लगाकर धुएं की दोनाली छोड़ता हुआ वह बोला, जिस ठेकेदार के पास मैं बेलदारी का काम करता था उसका नाम मुकुंदलाल सेठी था। असल में वो स्मगलर था और ठेकेदारी उसके स्मगलिंग के धंधे की ओट थी। उसी ने मुझे एक बार कहा कि मैं ईंटें उठाने के हकीर काम में खामखा अपनी नौजवानी बर्बाद कर रहा था। बात तू मुख्तसर में सुनना चाहता है, इसलिए मैं सीधे ही तुझे बता रहा हूं कि पहले मैं उसका कुरियर बना, फिर उसका 25% का पार्टनर। बतौर कुरियर मैं दिल्ली से चरस लेकर मुंबई जाता था और सोना लेकर वापस आता था। रब्दी मेहर थी कि कभी पकड़ा नहीं गया। कामयाबी का यह आलम था कि मुझे अपना 1/4 का पार्टनर बनाने में भी मुकुंदलाल सेठी को अपना ही फायदा दिखाई दे रहा था। बहरहाल आगे किस्सा यूं है कि उन दिनों ऑफिस में बिल वगैरह टाइप करने के लिए और खाता लिखने के लिए
कौशल्या नाम की एक लड़की हुआ करती थी जो कि निहायत खूबसूरत थी। मैं और सेठी दोनों ही उसके दीवाने थे, लेकिन वो मेरी जगह सेठी को ही भाव देती थी, जबकि मैं कुंवारा था और सेठी न सिर्फ शादीशुदा था बल्कि बाल बच्चेदार भी था। गरीब लड़की होगी, दौलत की दादागिरी को समझती होगी, यही बात थी। लेकिन तब गरीब तो मैं भी नहीं था। उसे मालूम हो गया होगा कि पहले तुम्हारी क्या औकात थी, शायद। बहरहाल वो लड़की सेठी जैसे शादीशुदा उम्र दराज मर्द से प्यार की पींगे बढ़ाती थी और मैं कुढ़ता था। एक दिन इसी कुढ़न में मैंने सेठी की बीवी को एक गुमनाम चिट्ठी लिख दी, जिसमें मैंने सेठी और कौशल्या की मोहब्बत का तमाम कच्चा चिट्ठा खोल दिया। सेठी की बीवी को आग लग गई। उसने सेठी की ऐसी ऐसी तेसी फेरी कि पट्टा पनाह मांग गया। सेठी अपनी बीवी से खौफ खाता था, क्योंकि वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर की बहन थी और उस गैंगस्टर के सदके ही वो स्मगलिंग के धंधे में पड़ा था। बीवी का हुक्म नादिर हुआ कि कौशल्या को डिसमिस करो। सेठी ने कौशल्या को नौकरी से तो निकाल दिया, लेकिन उसका साथ ना छोड़ा। उसने कौशल्या को कालकाजी में एक फ्लैट ले दिया, जहां वो उससे चोरी छिपे मिलने जाता रहा। मैंने वो बात भी एक और गुमनाम चिट्ठी में सेठी की बीवी को लिख दी। बड़े कमीने हो यार, बक मत और चुपचाप सुन रहा हूं। तब सेठी की बीवी ने पहले से कई गुना ज्यादा कोहराम मचाया। सेठी को बीवी से तलाक की और साले से कत्ल की धमकियां मिलने लगी। सेठी ऐसा हत्थे से उखड़ा कि एक दिन उसने घबराकर आत्महत्या कर ली। ऑफिस में ही उसने अपने आप को गोली मार ली। ओह, नतीजतन सारा कारोबार मेरे हाथ में आ गया। ओह ओह, तब कौशल्या उम्मीद से थी। वो सेठी के बच्चे की मां बनने वाली थी। सेठी की मौत के 5 महीने बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बावजूद इसके मैंने उससे शादी की पेशकश की, जो उसने साफ ठुकरा दी। दिल से चाहती होगी वो सेठी को। ऐसा ही था कुछ। आगे बच्चा होने के 2 साल बाद वो मर गई, लेकिन मरने से पहले अपने वकील के पास एक सील बंद लिफाफे में एक चिट्ठी लिख के छोड़ गई, जो कि उसके बच्चे के बालिग हो जाने के बाद उसे सौंप दी जानी थी। ऐसा ही हुआ। वो चिट्ठी पढ़कर वो बच्चा मेरे पास पहुंच गया। उसने मुझे बताया कि वो कौशल्या का बेटा था और उसके पास इस बात के सिक्के बंद सबूत थे कि मैंने मुकुंदलाल सेठी का खून किया था। मेरे छक्के छूट गए। तुमने किया था? हाँ, बुनियादी तौर पर तो उस खून ने ही मुझे दौलत की ड्योढ़ी पर लाकर खड़ा किया था। वो लड़का शशिकांत था। एकदम ठीक पहचाना। वो बाकायदा मुझे ब्लैकमेल करके मेरा छोटा भाई बना। मैंने हर किसी को यही बताया कि पहले वो देहात में मेरी माँ के पास रहता था। एकाएक मेरी माँ मर गई थी तो मैंने उसे अपने पास बुला लिया था, ताकि वो शहर में आकर तरक्की कर सके, जिंदगी में कुछ बन सके। देख, ब्लैकमेल से इस छोकरे ने कितना कुछ हासिल किया मेरे से। नाइट क्लब की सूरत में मैंने इसे कारोबार मुहैया कराया। रहने को यहाँ मेटकाफ रोड पर ये कोठी लेकर दी और इसी के कहने पर इसकी आइंदा जिंदगी की खुशहाली की गारंटी के तौर पर मैंने इसका 50 लाख रुपए का बीमा कराया, जिसकी किस्त मैं भरता था। तुम्हें अपना नामनी बनाने को तैयार हो गया ये? किसी को तो नामनी बनाना ही था इसने। दोनों मर चुके माँ बाप की नाजायज औलाद का और कौन था इस दुनिया में? वैसे भी वो तो यही समझता था कि इंश्योरेंस तो उसने खुद ही कलेक्ट करनी थी। अर्जी में नामनी भरना तो महज एक औपचारिकता थी। आई सी। अब सूरत अहवाल ये है वीर मेरे कि ये सिर्फ कत्ल का ही नहीं, 1 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस क्लेम का भी मामला है। इस केस की तफ्तीश में कातिल की तलाश पुलिस ही नहीं करेगी, बीमा कंपनी के बड़े बड़े जासूस भी करेंगे। अब अगर ये बात खुल गई कि आजकल मेरी माली हालत पतली थी और मरने वाला जिसके बीमे का मैं नामनी था मेरा कुछ नहीं लगता था, तो मेरी तो बच जाएगी। तुमने कत्ल किया है? खोता ओए, अगर मैंने इसका कत्ल करना होता तो फिर तेरा अगवा करने के लिए इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत थी? अगर मैंने इसका कत्ल करना होता तो मैं यूं खामखा अपनी जान साहसत में डाल बैठता। तुम क्या करते? मैं कत्ल कराता हबीब बकरे से और खुद कत्ल के वक्त थाने में एसीपी के पास बैठा होता। असल में कत्ल के वक्त कहाँ थे तुम? कत्ल के वक्त 8:30 के आसपास कल शाम, और तस्दीक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हो जाएगी। फिलहाल टूटी घड़ी यही साबित कर रही है कि कत्ल कल शाम 8:28 पर हुआ था। तब मैं अपने फ्लैट में था
और कौन था वहां? कोई नहीं। कोई नौकर चाकर तो होगा? कोई नहीं, कभी होता भी नहीं। नौकर चाकर न रखने पड़े तभी तो होटल के फ्लैट में रहता हूँ। तुम्हारी बीवी वो अपनी बहन से मिलने गई थी। कब? घर से 6 बजे निकली थी, लेकिन पहले उसने करोल बाग अपने दर्जी के पास भी जाना था, ऐसा बोल के गई थी वो। यूं बीवी को अकेले जाने देते हो? हमेशा नहीं, हर जगह नहीं। बहन कौन है? सुधा नाम है उसका, सुधा माथुर। शादीशुदा है? हाँ, मधु से बहुत पहले से है। बड़ी बहन है? हाँ, 4 साल बड़ी। कहाँ रहती है? फ्लैग स्टाफ रोड पर। 12 खंबा से फ्लैग स्टाफ रोड जाने के लिए तो यहीं से गुजरना पड़ता है। तो क्या हुआ? कुछ नहीं। लौटी कब थी? 9:30 बजे। इस बात की गारंटी है कि वो बहन के घर ही थी? वो खामोश रहा। क्या हुआ? आगे पीछे ऐसी गारंटी होती थी, कल नहीं थी। क्या? ज्यादा पी गया था। तेरे अगवा की तरफ दिमाग लगा हुआ था ना, उसकी टेंशन में फोन करने का ख्याल ही ना आया। फोन? मधु जब बहन के घर जाती है तो मैं वहां फोन करके इस बात की तस्दीक कर लेता हूँ कि वो वहां पहुंच गई थी। कल ऐसा नहीं कर सके थे क्योंकि ज्यादा पी गए थे। हाँ, मैं तुम्हारे साथ शरीक था। किस काम में? वो सकपकाकर बोला, ज्यादा पी जाने में। कल मैं तुम्हारा मेहमान था। कत्ल के वक्त यानी कि कल शाम 8:30 बजे मैं तुम्हारे फ्लैट में तुम्हारे साथ बैठा दारू पी रहा था। उसने इनकार में सिर हिलाया। क्या हुआ? मैं बोला, कोहली, इतने बड़े केस में तेरी झूठी गवाही नहीं चलने वाली। पुलिस यूं, उसने चुटकी बजाई, पता लगा लेगी कि तू मेरा दोस्त नहीं, जोड़ीदार नहीं। तो क्या हुआ? हर काम की कभी तो पहल होनी ही होती है। समझ लो कल शाम की बैठक दोस्ती की शुरुआत थी। नहीं चलेगा। क्यों? दारू के लिए यूं किसी को घर नहीं बुलाता मैं, सबको मालूम है। फिर भी बुलाने पर कोई सरकारी पाबंदी तो नहीं? कोई गजट में तो नहीं छपा था कि? पिच्छा छोड़ कोहली, वो तनिक चिढ़े स्वर में बोला, कोई और बात सोच, ये नहीं चलने की। लेकिन ओए वीर मेरे, इतने बड़े केस में तेरी झूठी गवाही नहीं चलने की। तेरी झूठी गवाही मुझे तो बचा नहीं सकेगी, तुझे जरूर साथ फंसा देगी। ओए, तेरे जैसे प्राइवेट जासूस को बड़े आराम से खरीदा जा सकता है। कह कि मैं झूठ कह रहा हूं। मैं कसमसाया, तिलमिलाया, भुनभुनाया, लेकिन ये न कह सका कि वो झूठ कह रहा था। ऊपर से अभी और सुन, वो बड़ी संजीदगी से बोला, सुन और सोच, तेरी झूठी गवाही का खरीदार कौन है? क्या चीज हूं मैं? मैं एक अंडरवर्ल्ड डॉन हूँ, दिल्ली का नामचीन दादा हूँ, स्मगलर हूँ, रैकेटियर हूँ, बुर्दा फरोश हूँ। इन बातों से सोसाइटी में खौफ तो बनता है, रुतबा नहीं बनता। मेरे जैसे आदमी का कोई हमदर्द नहीं होता सोसाइटी में। एक बार फंस जाए तो हर कोई यही कहता है कि अच्छी हुई साले के साथ। बहुत कहर बरपाया हुआ था कमीने ने। ऐसी रिप्यूट वाले आदमी का एक कत्ल में दखल बन जाता है। मुझे तो उधेड़ के रख देंगे मेरे दुश्मन। कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने बख्श भी दिया तो बीमा कंपनी वाले पसर जाएंगे। वो इसे डिस्प्यूट वाला केस बना देंगे और रकम की अदायगी में इतने अड़ंगे लगा देंगे कि सालों मुझे रकम के दर्शन नहीं होंगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ूंगा तो और मिट्टी खराब कराऊंगा। पल्ले से पैसा लगाकर केस लड़ना पड़ेगा। दीवानी का केस होगा, सालों फैसला नहीं होगा। तब तक कुछ मेरे वकील मुझे नंगा कर देंगे और कुछ वैसे ही मेरे दाने बिक जाएंगे। वीर मेरे, मौजूदा हालात से मेरी निजात का एक ही रास्ता है कि असली कातिल पकड़ा जाए। ठीक? ठीक तो पकड़। क्या? मैं हड़बड़ाया। असली कातिल और क्या? उसे तो पुलिस ही पकड़ लेगी। आखिर पुलिस खोदते पुलिस कोशिश तक नहीं करेगी। वो तो यही जान के बाग बाग हो जाएगी कि कत्ल के इल्जाम में उसने अपनी तेल के बड़े वाले ड्रम जैसी छाती ठोकी। लेखराज मदान फंस रहा था। अव्वल तो उनके किए कुछ होगा नहीं, उनको शर्म आ गई, लिहाज आ गया और कुछ हो गया तो तब होगा जबकि मेरी वैसे ही बच चुकी होगी। वो कैसे? कौशल्या की उस चिट्ठी की वजह से जिसमें इस बात का सबूत है कि मुकुंद लाल सेठी का कातिल मैं था। वो चिट्ठी अभी तक शशिकांत रखे हुए होगा। बिल्कुल रखे हुए होगा। कलेजे से लगाकर जान से ज्यादा अजीज बनाकर रखे हुए होगा। वो चिट्ठी कोठी में ही कहीं होगी, ढूंढ लेते हैं। क्या मुश्किल काम है? ऐसी तलाश से हमें रोकने वाला तो मरा पड़ा है। कोहली, आज तेरा ऐसा कोई व्रत तो नहीं
जिसमें अक्ल इस्तेमाल करने पर ब्लड टूट जाता हो? क्या हुआ? अरे 14 साल तक ये कुत्तीदा पुत्र मेरी छाती पर हिमालय पहाड़ की तरह जमा रहा। इतने अरसे से मैंने कोई कसर छोड़ी होगी, कोई कोशिश उठा रखी होगी उस चिट्ठी की तलाश में? 4 बार सुई की तलाश जैसी महीन तलाशी कर चुका हूं मैं इस कोठी की। यहाँ के अलावा क्लब को और भी हर उस मुमकिन जगह को जहाँ शशिकांत का दूर दराज का भी दखल हो मैं खंगाल चुका हूँ, लेकिन वो चिट्ठी मेरे हाथ नहीं लगी। किसी बैंक के लाकर में होगी, किसी वकील के दफ्तर में होगी, कहीं तो होगी ही। फेंकने वाला तो ये था नहीं उसे। आखिर वो चिट्ठी ही तो थी जो मेरी नाक की नकेल बनी हुई थी। कोहली, मेरी सलामती इसी में है कि वो चिट्ठी नुमाया होने से पहले असल कातिल पकड़ा जाए। वो तो फौरन नुमाया हो सकती है। मुझे उम्मीद नहीं, जिस किसी के पास भी वो चिट्ठी होगी वो कुछ अरसा तो देखेगा ही कि पुलिस की सरगर्मियों का क्या नतीजा निकलता है। अगर उसे मालूम होता है कि कातिल मैं नहीं हूँ और जो कातिल है उसकी पीठ पर मेरा हाथ भी साबित नहीं होता, तो फिर वो क्यों भला उस चिट्ठी को आम करेगा? कोहली, सारी कथा का निचोड़ यही है कि कातिल को पकड़, फौरन से पेशतर पकड़। कहाँ मिलेगा? मजाक मत कर, बकवास भी मत कर। फोकट में पकड़ूं? फोकट में क्यों वीर मेरे, तू कोई वॉलंटियर है? ऐन मेरे मन की बात कही, अपनी कीमत खुद बोल। रजनी के नाम वाला जो लिफाफा तुम्हारी कोट की जेब में है वो मुझे दे दो। ज्यादा है? क्या बात है, मेरी औकात अपने पहलवान हबीब बकरी जितनी भी नहीं समझते हो? वो रकम जिक्र के लिए थी, देने के लिए नहीं। यानी कि मुझे यहाँ लाकर जब वो मेरा खून कर देता तो खुद तुम उसका पत्ता साफ कर देते। जरूरी था, ऐसे मामलों में गवाह नहीं छोड़े जाते। मेरे बारे में भी तो ऐसा ही कुछ नहीं सोचे बैठे हो? अब नहीं, अब मुझे तेरी जरूरत है। ऐसे तुम्हारी जरूरत कैसे पूरी होगी? लिफाफा तो अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कम से नहीं मानेगा? वक्त खराब कर रहे हो, जबकि जानते हो कि एक एक मिनट कीमती है। उसने एक आह सी भरी और जेब से लिफाफा निकाला। चिट्ठी समेत ही उसने वो लिफाफा मुझे सौंप दिया। सुधीर कोहली, मैंने मन ही मन खुद अपनी पीठ थपथपाई। द लक्की बास्टर्ड। मेरे और पुलिस के कारोबार में जो भारी फर्क है वो यह कि उनका काम लोगों को सजा दिलाना है, जबकि मेरा काम उन्हें सजा से बचाना होता है। उन्होंने अपनी तनख्वाह को जस्टिफाई करने के लिए बेगुनाह को भी मुजरिम मानना होता है, जबकि मुझे अपनी फीस को जस्टिफाई करने के लिए मुजरिम को भी बेगुनाह साबित करके दिखाना होता है। इसीलिए मेरी फीस उनकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा है। मेरी इस मोटी लेकिन वक्ती कमाई का रौब खाकर जो कोई साहब प्राइवेट डिटेक्टिव का धंधा अख्तियार करने का इरादा कर रहे हो, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वे गरीब रिश्तेदार की तरह फौरन इस इरादे से किनारा कर लें। मोटी रकम मुझे कभी कभार ही हासिल होती है। अमूमन तो मुझे अपने ऑफिस में बैठकर किसी क्लाइंट के इंतजार में मक्खियां मारनी पड़ती हैं, और अगर क्लाइंट आ भी जाए तो मुझे क्या हासिल होता है? 500 रुपए जमा खर्चे। मेरी मौजूदा फीस जो कि मेरे तकरीबन क्लाइंट को ज्यादा लगती है, जबकि इससे ज्यादा पैसे तो मैंने सुना है कि लोग बाग करोल बाग या चांदनी चौक में गोलगप्पे बेचकर कमा लेते हैं। और इस रकम का ख्याल करते हुए साहबान उस जान को न भूलें जो कि आपके खादिम की थी और जाते जाते बची थी। क्या सोच रहा है? मदान तने को उतावले स्वर में बोला। कुछ नहीं, मेरी तंद्रा टूटी। इंश्योरेंस के बारे में और कौन जानता है? मेरा मतलब है तुम्हारे शशिकांत और इंश्योरेंस कंपनी के अलावा। मेरा वकील, वो बोला। पुनीत खेतान? तू कैसे जानता है? क्या कि पुनीत खेतान मेरा वकील है? ऑल इंडिया रेडियो से घोषणा हुई थी। और कौन जानता है? कोई नहीं। तुम्हारी बीवी भी नहीं? नहीं। पुनीत खेतान का पता ठिकाना क्यों चाहता है? बहस न करो। ऑफिस शक्ति नगर में, घर शालीमार बाग में। दोनों जगहों का पता बताओ, फोन नंबर भी। उसने बताया। मैंने नोट किया। वो सामने। फिर मैंने पूछा, वॉल कैबिनेट की बगल में जो बंद दरवाजा है उसके पीछे क्या है? बाथरूम। वो बोला। क्यों? कुछ नहीं। मैंने कुर्सी पर पड़े शशिकांत की ओर इशारा किया। घर ये ऐसे ही रहता था? क्या मतलब? ये सूट बूट पहने तैयार बैठा है, कहीं जाने की तैयारी में होगा या कहीं से लौटा होगा। ये अपनी स्टडी में बैठा है। तो क्या हुआ? साफ साफ बोल, क्या कहना चाहता है? इसका यहाँ मौजूद होना साबित करता है कि हत्यारा न सिर्फ इसके लिए अपरिचित नहीं था, बल्कि वो इतना जाना पहचाना था कि हतप्राण
उसे यहाँ स्टडी में लेकर आया। ऐसा न होता तो उसने आगंतुक को ड्राइंग रूम में बिठाया होता या बाहर से ही टरका दिया होता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हत्यारा कोई अजनबी नहीं था। वो मरने वाले का खूब जाना पहचाना था और उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि वो यूं उस पर गोली चला सकता था। ऐसा बंदा कौन हो सकता है या बंदी कौन हो सकती है? उसने उत्तर न दिया। वो लड़की सुजाता मेहरा, मकतूल की मुफ्त की हाउसकीपर, वो शाम को यहाँ से वापस कब जाती थी? कोई पक्का नहीं। जल्दी भी जाती थी, देर से भी जाती थी, नहीं भी जाती थी। शशि के मूड की बात थी, मैंने बताया तो था। हाँ बताया था। वो कोई मुलाजिम तो नहीं थी ना जो? आई अंडरस्टैंड। यानी कि हो सकता है कि कातिल के यहाँ आगमन के वक्त वो यहीं हो। कैसे हो सकता है? कातिल इतना अहमक तो नहीं होगा कि यूं अपने पीछे कत्ल का एक गवाह छोड़ जाता। उसे पता नहीं लगा होगा कि कोठी में कोई और भी था। आखिर इतनी बड़ी कोठी है ये। लेकिन अंधाधुंध गोलियां चलने की आवाज सुनकर वो लड़की क्या भीतर खामोश बैठी रही होगी? अपनी जान की खैर चाहती होगी तो खामोश ही बैठी होगी। लेकिन बाद में भला कैसे वो यूं शशि को पीछे मरा छोड़कर यहाँ से खिसक गई होगी? कत्ल के केस में इन्वॉल्वमेंट से हर कोई बचना चाहता है कोहली। वो लड़की हर कोई नहीं थी, वो शशि की दीवानी थी। वो शशि को पीछे मरा छोड़कर यूं खिसक नहीं सकती थी। खिसक भी सकती थी तो कत्ल के। उसने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। 14-15 घंटे बाद तक वो खामोश नहीं रह सकती थी और कुछ नहीं तो वो कम से कम पुलिस को एक गुमनाम टेलीफोन कॉल ही कर सकती थी। आज यहाँ तेरे कत्ल का प्रोग्राम न होता और उसकी वजह से मेरा यहाँ आना लाजमी न होता तो यूं तो पता नहीं कब तक ये यहाँ मरा पड़ा रहता। तुम कहते हो कि लड़की 11 बजे के आसपास यहाँ आती है। हाँ, अगर वो 11 बजे यहाँ आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि कत्ल की उसे कोई खबर नहीं। यानी कि कल रात कत्ल के दौरान वो वहां मौजूद नहीं थी। ना आई तो भी तो ये मतलब नहीं होगा कि उसे कत्ल की खबर थी। 100 और वजह हो सकती हैं उसके यहाँ ना आने की। ये भी ठीक है। वो रहती कहाँ है? मंदिर मार्ग वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में। अब तुम एक काम करो, क्या यहाँ से फूट जाओ? कहाँ फूट जाऊं? अपने घर चुपचाप। समझ लो कि तुम यहाँ आए ही नहीं। घर जाकर अपनी बीवी को समझाओ कि कल शाम से तुम घर से नहीं निकले। तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम्हारे पेट में, पसली में, कान में कहीं दर्द था या ऐसी ही कोई और अलामत सोच लो जिसकी वजह से डॉक्टर को तो नहीं बुलाना पड़ता, लेकिन आराम जरूरी होता है, बल्कि मजबूरी होता है। मुझे कभी कभी गठिया का दर्द होता है। बढ़िया, एन वही कल शाम को तुम्हें हो गया था, अभी भी है। मदान दादा, ये जरूरी है कि तफ्तीश के लिए जब तुम्हारे यहाँ पहुँचे तो वो तुम्हें हाय हाय करता बिस्तर के हवाले पाएं और तुम्हारी बीवी इस बात की तस्दीक करे कि वो हाय हाय कल शाम से जारी थी। कहना मानती है वो तुम्हारा? कैसे नहीं मानेगी? खौफ खाती है वो मेरा। बढ़िया, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी झूठी गवाही नहीं चल सकती तो तुम्हारी बीवी की झूठी गवाही तो चल सकती है, तुमसे बेहतर चल सकती है। लेकिन क्या लेकिन? वो शाम को घर पर नहीं थी। अगर किसी को ये बात पता हुई या एन कत्ल के समय उसे किसी ने कहीं और देखा हुआ हो तो उससे बात करो, मालूम करो कि ऐसी कोई संभावना है या नहीं। अगर हुई तो अपनी ये जिद फिर भी बरकरार रखना कि गठिया वाले दर्द की वजह से तुम घर पर थे। अलबत्ता अपने खस्ता हाल की वजह से तुम्हें ये खबर नहीं थी कि बीवी बीच में थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई थी। मुझे बिना बताए क्या हर्ज है? तू मरवाएगा कोहली? यूं तो वो भी शक के दायरे में आ जाएगी तो क्या बुरा होगा? बतौर मर्डर सस्पेक्ट पुलिस की तवज्जो अगर किसी और की तरफ जाती है तो तुम्हें फायदा ही है। लेकिन मधु, ये ना भूलो कि कत्ल के वक्त वो घर पर नहीं थी और तुम्हें मालूम भी नहीं कि वो कहाँ थी। कोहली, तू पागल है, तेरा दिमाग चल गया है। अरे मधु तो शशि को ठीक से जानती पहचानती तक नहीं, वो भला क्यों इसका कत्ल करेगी? ये खोजबीन का जांच पड़ताल का मुद्दा है, माँ के सिर का मुद्दा है तेरी। मदान दादा, मेरे से गाली गलौज की जुबान बरतोगे तो फीस बढ़ जाएगी। उसने कोई सख्त बात कहने के लिए मुंह खोला और फिर कुछ सोचकर चुप हो गया। अब हिलो यहाँ से, सुजाता मेहरा के आने का वक्त हो रहा है। तू भी तो हिल। नहीं, मैं अभी यहीं ठहरूंगा। क्यों? एक तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि निर्धारित वक्त पर वो लड़की यहाँ आती है कि नहीं। दूसरे,
मैं यहाँ रिवॉल्वर तलाश करना चाहता हूँ। क्या? मैं यहाँ भीतर और बाहर और कोठी के आसपास भी 22 कैलिबर की वो रिवॉल्वर तलाश करना चाहता हूँ जिससे कि कत्ल हुआ है। वो यही होगी? उम्मीद तो है। अगर वाकई कत्ल किसी औरत जात ने किया है जिसने कि रिवॉल्वर का रुख मकतूल की तरफ किया और आंखें बंद करके रिवॉल्वर उस पर खाली कर दी, तो फिर इस बात की भी काफी संभावना है कि कत्ल के बाद वो रिवॉल्वर यहीं कहीं फेंक गई होगी। दम तो है तेरी बात में। मैं मदद करूं तेरी रिवॉल्वर की तलाश में? नहीं, जरूरत नहीं। तुम फिलहाल वही करो जो मैंने कहा है। फूटो यहाँ से। बाहर राहदारी में मर्सरी के टायरों के निशान हैं। उन निशानों से साफ पहचाना जाएगा कि कोई मर्सरी यहाँ आई थी, और मर्सरी सिर्फ मेरे पास। वो निशान पुलिस को नहीं मिलेंगे। तुम्हारे जाते ही उन्हें मैं मिटा दूंगा। उसके चेहरे पर प्रशंसा और कृतज्ञता के भाव आए। पहलवान का क्या होगा? एकाएक वह बोला। वो मोती बाग वाले मकान में ही है। मैं बोला, किसी भरोसे के आदमी को वहां भेजकर उसे वहां से छुड़वा लो। मैं खुद जाता हूँ। खुद जाते हो तो जल्दी जाओ, क्योंकि अपने फ्लैट पर तुम्हारी हाजिरी जरूरी है। तुम उसे वहां से छुड़ाकर हो सके तो कुछ दिन के लिए इस शहर से रुखसत कर दो। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो जाके हो सकने का इंतजाम करो। एक आखिरी निगाह मकतूल पर डालकर वो वहां से विदा हो गया। हाथी दांत की मूठ वाली 22 कैलिबर की नन्ही सी खूबसूरत रिवॉल्वर मुझे सफेदे के एक पेड़ की जड़ में उगी लंबी घास में पड़ी मिली। मुझे उस पर से उंगलियों के कोई निशान मिलने की कतई उम्मीद नहीं थी। फिर भी मैंने उसे बड़ी सावधानी से रुमाल में लपेटकर उठाया और उसका सीरियल नंबर देखा। फायर आर्म्स रजिस्ट्रेशन के ऑफिस मेरा पुराना पटाया हुआ एक जमूरा था, जो कि स्कॉच विस्की की एक बोतल या पीटर स्कॉच की 2 बोतल की एवज में चुपचाप मुझे बता देता था कि किस सीरियल का कौन सा हथियार किसके नाम रजिस्टर्ड था। ड्राइंग रूम के फोन से हाथ में रुमाल लपेटकर मैंने उसे फोन किया और उसे वो नंबर बता दिया। उसने मुझे 1 घंटे बाद फोन करने को कहा। फिर मैंने ड्राइववे पर से मर्सिडीज के टायरों के निशान मिटाने का काम आरंभ किया। ड्राइववे के दोनों ओर ऊंचे पेड़ उगे होने की वजह से मुझे काफी ओट हासिल थी, लेकिन फाटक की ओर से कोई भीतर झांकता तो वो साफ देख सकता था कि मैं क्या कर रहा था। लेकिन 50,000 रुपए फीस देने वाले क्लाइंट के लिए इतना रिस्क तो मैंने लेना ही था। टायरों के निशान मिटाने की अपनी प्रक्रिया मैंने शुरू की ही थी कि एकाएक मैं ठिठका। ड्राइववे के बीचों बीच मुझे एक जोड़ी टायरों के निशान और दिखाई दिए। वे निशान बाइसिकल के टायर से ज्यादा चौड़े नहीं थे और कार के टायरों की तरह ही समानांतर बने हुए थे। मुझे साइकिल रिक्शा का ख्याल आया, लेकिन वे निशान सकरे थे। साइकिल रिक्शा की चौड़ाई के हिसाब से एक दूसरे के ज्यादा करीब थे। व्हील चेयर, अपाहिजों के काम आने वाली पहियों वाली कुर्सी, निश्चय ही वे व्हील चेयर के निशान थे। व्हील चेयर के ताजा बने निशान। क्या मतलब था उनका? किसी संभावित मतलब पर सिर धुनते हुए मैंने मर्सिडीज के टायरों के निशान मिटाने का काम आगे बढ़ाया। मैं ड्राइव वे के मिडल में पहुंचा तो मुझे जमीन पर एक जुगनू सा चमकता दिखाई दिया। मैंने झुककर उसका मुआयना किया तो पाया कि वह एक नन्हा सा हीरा था। हीरा? तुरंत मेरा ध्यान मदान की बीवी के टॉप्स की ओर गया। मैंने हीरा उठाकर जेब के हवाले किया। टायरों के निशान मिटाने के चक्कर में मैं झुका हुआ न होता और मेरी निगाह पहले से ही जमीन पर न होती तो वो हीरा शायद ही मुझे दिखाई दे पाता। मैंने जल्दी जल्दी टायरों के बाकी निशान मिटाए। तब तक 11 बज चुके थे, लेकिन सुजाता मेहरा के कदम वहां नहीं पड़े थे। मैंने उसका थोड़ी देर और इंतजार करने का फैसला किया। वक्त गुजारी के लिए मैंने सारी इमारत के हर कोने खुदरे का चक्कर लगाया। कहीं कोई असाधारण बात मुझे दिखाई न दी। मैं वापस स्टडी में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि एक चाबियों का गुच्छा मेज के दराजों के ताले में लगी एक चाबी के सहारे लटक रहा था। जाहिर था कि अगर मालिक मर न गया होता तो दराजों को मजबूती से ताला लगा होता और चाबी मालिक के अधिकार में होती। फिंगरप्रिंट्स का खास ध्यान रखते हुए मैंने बारी बारी मेज के तीनों दराज खोले। सबसे नीचे के दराज में मुझे एक वीडियो कैसेट दिखाई दिया। मैं सोचने लगा, पिछले बेडरूम में जहाँ की टीवी और वीडियो था, मैंने कम से कम 100 वीडियो कैसेट एक सेल्फ में पड़े करीने से सजे देखे थे, तो फिर वो एक कैसेट मेज की दराज में क्यों? मैंने कैसेट को अपने अधिकार में किया और पिछले बेडरूम में पहुंचा। मैंने टीवी और वीडियो का स्विच ऑन किया, कैसेट को वीडियो में लगाया, उसे थोड़ा रिवाइंड किया और ऑन का स्विच दबा दिया। स्क्रीन पर अनिद्य सुंदरी का अक्स उभरा। उसके जिस्म पर कपड़े की एक धज्जी भी नहीं थी। लड़की बहुत जवान थी और यौवन की दौलत से मालामाल थी। उसकी आंखों में एक वहसी चमक थी
चेहरे पर अजीब सी तृप्ति के भाव थे। उसे अपनी नग्नता से कोई ऐतराज नहीं मालूम होता था। फिर स्क्रीन पर उसके करीब सूट बूट से लैस एक व्यक्ति प्रकट हुआ। मैंने उसे तुरंत पहचाना। न पहचानने का कोई मतलब ही नहीं था। आखिर में वो मेरा हमशक्ल था। वो मकतूल शशिकांत था। उसने नंगी लड़की को अपने आगोश में ले लिया। मैंने वीडियो ऑफ करके कैसेट निकाल लिया। मुझे मजा तो बहुत आ रहा था फिल्म देखकर, लेकिन उस पर और बर्बाद करने के लिए उस घड़ी मेरे पास वक्त नहीं था। तब तक 11:15 बज गए थे और सुजाता मेहरा का कहीं पता नहीं था। अब वहां और ठहरना बेमानी था, बेमानी और खतरनाक भी। मैंने बिजली का स्विच ऑफ किया और वापस स्टडी में पहुंचा। वहां मेज पर मैंने एक इकलौती चाबी पड़ी देखी थी। उस चाबी को वहां से उठाकर मैंने कोठी के मुख्य द्वार के ताले में ट्राई किया तो पाया कि चाबी उसी ताले की थी। वो ताला स्प्रिंग लॉक था, जो खोलना चाबी से पड़ता था, लेकिन जो पल्ले के चौखट के साथ लगते ही खुद ही बंद हो जाता था। मैंने वहां से निकलकर दरवाजा बंद किया, ड्राइव वे को पार करके बाहर का फाटक भी बंद किया और वहां से रुखसत हो गया। मैं कनॉट प्लेस से मेहरा सन्स के शोरूम में पहुंचा। मैंने उस सेल्समैन के बारे में दरियाफ्त किया जिसे सुबह मदान हीरे के टॉप से सौंप कर गया था। मैंने उसे मकतूल के ड्राइव वे पर से मिला हीरा दिखाया। उसने टॉप से निकाले और उसे खाली पड़ी जगह में जोड़कर इस बात की तस्दीक की कि वो वहीं से उखड़ा हुआ हीरा था। अब नया हीरा तलाशने की जरूरत नहीं, सेल्समैन बोला। अब तो यही लग जाएगा। नया ही तराशिए। मैं वो हीरा बड़ी सफाई से उसकी उंगलियों से निकालता हुआ बोला। अपने पीछे तने का हक बकाए सेल्समैन को छोड़कर मैं वहां से रुखसत हो गया। मैं मंदिर मार्ग पहुंचा। सुजाता मेहरा वहां गर्ल्स हॉस्टल के दूसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में मौजूद थी। वो वक्त वर्किंग गर्ल्स के हॉस्टल में मौजूद होने का नहीं होता था, इसलिए हॉस्टल में काफी हद तक सन्नाटा छाया हुआ था। सुजाता मेहरा, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना मार्का वाली लड़की निकली। उम्र में वो कोई 23-24 साल की थी। खूबसूरत थी, नौजवान थी, लेकिन सूरत से ही मोहल्ले भर में मुंह मारती फिरने वाली बिल्ली की तरह चरकटी और नदीदी लग रही थी। पता नहीं चालू लड़कियों को भगवान इतना खूबसूरत क्यों बनाता है, या शायद खूबसूरत लड़कियां ही चालू होती हैं। मैंने उसे अपना परिचय दिया और परिचय की तस्दीक के तौर पर अपना एक विजिटिंग कार्ड भी थमाया। उसने मुझे कमरे में एक कुर्सी पर बिठाया और स्वयं मेरे सामने पलंग पर बैठ गई। वह बिना दुपट्टे के सलवार कमीज पहने थी, इसलिए ढका होने के बावजूद उसके उन्नत वक्ष का बहुत दिलकश नजारा मुझे हो रहा था। एक गिला मुझे रहा, दरवाजा उसने खुला छोड़ दिया था। यूअर्स ट्रूली ये नहीं कहता कि दरवाजा बंद होता तो वो आकर मेरी गोद में ही बैठ जाती, लेकिन तब ये सुखद संभावना कम से कम विचारणीय तो रहती। कमरे में मेल गेस्ट को रिसीव करने के लिए वो जैसे मेरे मन की बात भांप कर बोली, दरवाजा खुला रखना जरूरी है, रूल है ये यहाँ का। ओह, मैं बोला, सिगरेट के बारे में क्या रूल है? चलेगा, एक मुझे भी 2 सुलगा के। मैंने अपना एक डनहेल का पैकेट निकालकर 2 सिगरेट सुलगाए और एक उसे थमा दिया। उसने बड़े तजुर्बेकार ढंग से सिगरेट के 2 लंबे कस लगाए और उसकी राख करीब मेज पर पड़े एक चाय के कप में झाड़ी। फिर उसने वही कप मेरी ओर सरका दिया। मैं सुन रही हूँ, वो बड़ी बेबाकी से बोली। क्या? मैं तने का हक बकाया। वही जो तुम कहने जा रहे हो। ओह गुड, बात कैसी पसंद करती हो? आउटर रिंग रोड से खूब लंबा घेरा काटकर मकसद तक पहुंचने वाली या शॉर्टकट वाली? शॉर्टकट वाली। गुड। आज मेटकाफ रोड नहीं गई? उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। शशिकांत के यहाँ? मैं आगे बढ़ा। शॉर्टकट वाली बात तो ऐसी ही होती है। नहीं गई तो तुम्हें क्या? मुझे तो कुछ नहीं, लेकिन किसी और को है। किसको? पुलिस को। क्या? बात को बतरतीब आगे बढ़ने दोगी तो आसानी से सब कुछ समझ पाओगी। यकीन जानो, जब मैं यहाँ से रुखसत होऊंगा तो समझने के लिए कुछ बाकी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसने हथेली में छुपाए रखकर ही सिगरेट का एक कस लगाया और धुआं पता नहीं किधर हजम कर लिया। अब बोलो, मेटकाफ रोड शशिकांत की कोठी पर क्यों नहीं गई, जहाँ की तुम हर रोज 11 बजे जाती हो? नहीं गई, आगे भी कभी नहीं जाऊंगी। क्यों? वो कहानी अब खत्म। कैसे खत्म? कल शाम बहुत कमीनगी से पेश आया वो मेरे से। खामखा मेरे से उल्टा सीधा बोलने लगा। अकेले में कुछ कहता तो मैं सुन लेती, लेकिन उसने तो अपने एक मेहमान के सामने मुझे बेइज्जत किया। मेहमान? कोई पुनीत खैतान करके था,
स्टॉक ब्रोकर था वो उसका। स्टॉक ब्रोकर या वकील? वकील भी होगा, यानी कि 2 in 1, कानूनी सलाहकार भी और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी, लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, वही समझ लो। वो कल शाम वहां था? हाँ, 6:05 पर आया था। ठहरा कब तक था? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं 7 बजे तक वहां से चली आई थी। यानी कि तुम्हारे वहां से रुखसत होने तक वो वहीं था? न सिर्फ वहीं था, बल्कि अभी जल्दी रुखसत होने का उसका कोई इरादा भी नहीं लगता था। ऐसा कैसे सोचा? किसी बात पर झगड़ रहे थे दोनों। मेरे वहां से चले जाने तक वो झगड़ा किसी अंजाम तक पहुंचता जो नहीं लग रहा था। किस बात पर झगड़ रहे थे? मुकम्मल बात मुझे नहीं मालूम, मैं कोई उसके साथ थोड़े ही बैठी थी। वो कहाँ बैठे थे? शशि की स्टडी में। और तुम कहाँ थी? पिछवाड़े के बेडरूम में। वहां तक स्टडी की आवाजें पहुंचती थी? तभी जब कोई ऊंचा बोले। झगड़ा पुनीत खेतान के आते ही शुरू हो गया था? नहीं, झगड़े का माहौल उसके आने के कोई 15-20 मिनट बाद बना था। बीच में 1-2 बार ठंडा भी पड़ा था। वो किस लिए? मेरे से भी जो झगड़ना था उसने। आदतन झगड़ालू आदमी था शशिकांत। था का क्या मतलब? अब कौन सा उसे हैजा हो गया है? उसके सिर्फ था और है में मीन मेघ निकालने लगने से ये मतलब नहीं लगाया जा सकता था कि उसे शशिकांत के कत्ल की खबर नहीं थी। मैं उसे जानता नहीं था। वो जितनी दिखती थी उससे कहीं ज्यादा चालाक और पहुंची हुई हो सकती थी। आदतन झगड़ालू आदमी है, मैंने संशोधन किया। शशिकांत पता नहीं क्या बला है, वो तिक्त भाव से बोली। मैं तो समझ ही नहीं सकी उसका मिजाज। तुम जो बाकायदा उसकी हाउसकीपर बनी बैठी थी, किस खुशी में कर दी उसकी इतनी खिदमत? क्यों हो गई इतनी मेहरबान उस पर? इसी खामख्याली में कर दी खिदमत कि उसे मेरी कद्र होगी, वो मुझ पर मेहरबान होगा। सफा सफा हिंदुस्तानी में इसे मर्द को अपने पर आशिक करवाने की कोशिश कहते हैं। उसने घूर कर मुझे देखा। औरत जात की, मैं निर्विकार भाव से बोला। कुछ खास उम्मीदें जब किसी मर्द से पूरी नहीं होती तो वो चिढ़कर उस पर ये लांछन लगाने लगती है कि वो बेमुरव्वत है, बदजुबान है, खुदगर्ज है, नासुकरा है वगैरह। वो कुछ क्षण पूर्ववत मुझे घूरती रही और फिर एकाएक हंसी। यानी कि मैंने ठीक कहा? मैं बोला, हाँ, ठीक कहने का कोई इनाम? उसने सिगरेट का आखिरी कस लगाया और बचे हुए टुकड़े को आगे को झुककर उस चाय के प्याले में डाला जो उसने पहले ही मेरी तरफ सरका दिया हुआ था। यूं मुझे उसके उन्नत दूधिया वक्ष की घाटी में बहुत दूर तक झांकने का मौका मिला। अब पता नहीं वो बेध्यानी में ज्यादा नीचे झुक गई थी या वो नजारा मुझे कराकर उसने मुझे इनाम दिया था। देखो, वो मुझे समझाती हुई बोली, मैं उसकी नाइट क्लब में चिट क्लर्क की नौकरी करती थी। 2000 तनख्वाह थी और भी सुविधाएं थी। नाइट क्लब जैसी जगह की मुलाजमत होने की वजह से ऊपरी कमाई के भी बड़े चांस थे। कुल मिलाकर बढ़िया मौज बहार वाली नौकरी थी। लेकिन पुलिस की मेहरबानी से नाइट क्लब पर ताला पड़ गया। खड़े पैर क्लब के सारे मुलाजिम बेरोजगार हो गए। दिल्ली शहर में आनन फानन नई बढ़िया नौकरी ढूंढ लेना कोई मजाक तो है नहीं। ऐसे माहौल में मैंने क्लब के मालिक को शीशे में उतारने की कोशिश की तो क्या गलत किया? क्लब खुलने पर नौकरी की बहाली हो जाती, सिर्फ इसलिए ऐसा किया था या और कोई भी मकसद था? शुरू में कोई और मकसद नहीं था, लेकिन जब माहौल ऐसा बन गया कि मैं एक तरह से उसकी कोठी पर ही रहने लगी तो और भी मकसद सूझने लगे, जैसे शादी या एक्सपेंसिव मिस्ट्रेस। तुम्हें उसकी रखेल बनना भी मंजूर था? मामूली रखेल नहीं, कीमती रखेल, एक्सपेंसिव मिस्ट्रेस। लेकिन मंजूर था। मिस्टर, मेल ट्रेन मिस हो जाए तो पैसेंजर से सफर करने में कोई हर्ज होता है? कोई हर्ज नहीं होता। पैसेंजर के बाद मालगाड़ी भी होती है, फिर बस, घोड़ा, तांगा, बैलगाड़ी। सड़प, वो भुनभुनाई। ओके, मैं इतना नीचे नहीं गिरने वाली। एक बार डाउनवर्ड स्लाइड शुरू हो जाए तो क्या पता लगता है कि कोई कितना नीचे गिरेगा। लेकिन वो किस्सा फिर कभी। बहरहाल वो पटा नहीं तुम्हारे से, यही समझ लो। अजीब कंफ्यूजन का माहौल रहा पूरा 1 महीना। कभी लगता था पट रहा है तो कभी लगता था परों पर पानी पड़ने देने को तैयार नहीं। मैंने तो उसका मिजाज भांपने के लिए उसे जलाने की भी कोशिश की। अच्छा, वो कैसे? अपने एक बॉयफ्रेंड के चर्चे करके। था कोई ऐसा बॉयफ्रेंड? था, है। कौन? डिसूजा नाम है उसका। पॉप सिंगर है, क्लब में गाता बजाता था। आई सी। 1-2 बार मैं शशिकांत के सामने डिसूजा के साथ डेट पर गई।
मैंने खास ऐसा इंतजाम किया कि डिसूजा मुझे पिक करने के लिए ऐसे वक्त पर मेटकाफ रोड शशिकांत की कोठी पर आए जबकि वो घर पे हो। कोई नतीजा निकला? वो भुनभुनाया तो सही, लेकिन हसद की उस आग में न जला जिसमें जलता मैं उसे देखना चाहती थी। फिर कल भी डिसूजा मुझे लेने कोठी पर आने वाला था, उसके सामने ही, जबकि उसका वकील पुनीत खेतान भी बैठा था। मेरे लिए डिसूजा का फोन आया, जो कि मैंने स्टडी में शशिकांत के सिरहाने खड़े होकर सुना। मेरे फोन रखते ही वो मेरे पर फट पड़ा। अपने मेहमान के सामने जलील करके रख दिया कमीने ने मुझे। गुस्से में पता नहीं क्या क्या भौंकता रहा। भड़क खेतान से रहा था और गले मेरे पड़ गया। कहने लगा, अगर उस डिसूजा के बच्चे ने मेरी कोठी में कदम रखा तो साले को शूट कर दूंगा। फिर मुझे भी गुस्सा चढ़ गया। मैंने भी कह दिया कि वो कौन होता था मुझे किसी से मिलने से रोकने वाला। जवाब में उसने इतनी गंदी जुबान बोली कि कान पक गए मेरे। क्या बोला? बोला, उसकी बला से मैं चाहे सारे शहर के डिसूजाओं के बिस्तर गर्म करूं, लेकिन उसकी कोठी से बाहर। ओह, उसको अपने पर आशिक करवाने के अपने मिशन को निगाह में रखते हुए शायद मैं फिर भी जब्त कर लेती, लेकिन वो उसका मेहमान, वह हरामजादा खेतान का बच्चा, मुझे बेइज्जत होता देखकर यूं मजे ले रहा था और हंस रहा था कि जी चाहता था कि उसका मुंह नोच लूं। उसका, शशिकांत का नहीं। उसको तो उस वक्त गोली से उड़ा देने का जी चाह रहा था मेरा। इस काम के लिए तो कोई फायर आर्म, कोई हथियार दरकार होता। था तुम्हारे पास? नहीं था, जो कि अच्छा ही हुआ। नहीं तो जैसी उसने मेरी बेइज्जती की थी मैं जरूर उसे शूट कर देती। शूट कर देने की जगह क्या किया, मैंने उसकी चाबी उसके मुंह पर मारी और घर चली आई। 7 बजे? हाँ। तब पुनीत खेतान अभी वहीं था? हाँ, बोला तो। और डिसूजा? क्या डिसूजा? वो तुम्हें लेने जो आने वाला था। वो बात तो मैं भूल ही गई थी। वो तो मुझे तब याद आया जबकि अंगारों पर लौटती मैं यहाँ पहुंच गई। वो गया तो होगा वहां। आखिर उसे थोड़े ही पता था कि तुम वहां से हमेशा के लिए रुखसत ले चुकी हो। वह तो है। तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो वहां गया था या नहीं? नहीं। कमाल है। वो क्या है कि मैंने सोचा था कि मुझे वहां ना पाकर वो यहाँ आएगा। आया? आया तो नहीं। कल नहीं तो आज तो मालूम करती कि वो गया था या नहीं। मैं अभी करती हूँ। कैसे? उसे फोन करके। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पब्लिक फोन है। मैं कुछ क्षण खामोश रहा, फिर मैंने सहमति में सिर हिला दिया। वह पलंग से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं दबे पांव दरवाजे के पास पहुंचा। मैंने बाहर गलियारे में झांका। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। कुछ क्षण बाद जब वह सीढ़ियां उतरती मेरी आंखों से ओझल हो गई तो मैं चौखट पर से हटा। मैंने घूमकर कमरे में चारों ओर निगाह डाली। एक कोने में एक वार्डरोब थी। उसके करीब जाकर मैंने उसका हैंडल ट्राई किया तो मैंने उसे खुली पाया। मैंने भीतर निगाहें दौड़ाई। भीतर एक खूंटी पर एक जनाना साइज की बरसाती टंगी हुई थी। उन दिनों बरसात का मौसम नहीं था। मैंने जेब से रुमाल में लिपटी रिवाल्वर निकाली और रुमाल समेत उसे बरसाती की एक भीतरी जेब में डाल दिया। हजरात, खाकसार की उस हरकत को गलत न समझें। मेरा इरादा लड़की को फंसाने का कतई नहीं था। मैं तो महज वक्ती तौर पर उस फसादी रिवाल्वर को किसी सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर करना चाहता था और उस वक्त सामने मौजूद सुरक्षित जगह के इस्तेमाल का लोभ मैं संवरण नहीं कर पाया था। मैंने वार्डरोब को पूर्ववत बंद किया और वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। मैंने एक नया सिगरेट सुलगा लिया और सुजाता के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ क्षण बाद वह वापस लौटी। बात नहीं हुई। वो पलंग पर ढेर होती हुई बोली, पता नहीं नंबर खराब है या वो घर पर नहीं है। घंटी बजती है पर कोई उठाता नहीं। कोई बात नहीं, मैं बोला, रहता कहाँ है वो? पंडारा रोड। पता और फोन नंबर एक कागज पर लिख दो, कभी मौका लगा तो मैं उससे संपर्क करूंगा। उसने ऐसा ही किया। अकेला रहता है? कागज तह करके जेब के हवाले करते हुए मैंने पूछा। हाँ। फिर तो घर ही नहीं होगा। तुम एक बात बताओ। पूछो। ये डिसूजा तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे इतना फिट है कि तुम्हारे भड़काने से वो किसी का खून कर दे? ऐसा कोई करता है? मरता हो तो करता है। मरता है तुम्हारे पर? मरता तो बहुत है। फिर तो वो खून, ये खून वाली बात कहाँ से आ गई? तुम्हें नागवार लगती है तो फिलहाल जहां से आई है वहीं वापस भेज देते हैं। खून वाली बात। और शशिकांत और पुनीत खेतान के झगड़े पर आते हैं। किस बात पर झगड़ रहे थे वो? ठहरो ठहरो। उसे प्रतिवाद को तत्पर पाकर मैं जल्दी से बोला, ये न कहना कि तुम उनके साथ नहीं बैठी थी या जहां तुम थी
वहां तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती थी। तुमने खुद कहा था कि ऊंचा बोलने पर आवाजें पीछे बेडरूम में तुम तक पहुंचती थी। अब झगड़ा खुसर फुसर में तो होता नहीं, झगड़े का रिश्ता तुनक मिजाजी से, गुस्से से होता है। ऐसे माहौल में जब आदमी भड़कता है उसे पता भी नहीं लगता कि वो कब ऊंचा ऊंचा बोलने लगता है। कुछ तो न चाहते हुए भी तुमने सुना ही होगा। मेरी तवज्जो नहीं थी उधर। नहीं थी तो हो गई होगी। झगड़े का मुद्दा चाहे न समझ पाई हो, लेकिन फिर भी कुछ तो जरूर सुना होगा। वो सोचने लगी। मैं आशापूर्ण निगाहों से उसकी सूरत देखता रहा। सोच में उसकी भवें तन गईं, होठों की कोरें नीचे को झुक गईं और चेहरा यूं खिंच गया कि वो उस घड़ी मुझे जरा भी खूबसूरत ना लगी। अच्छी भली खूबसूरत लड़की सोचने की कोशिश में पता नहीं क्या लगने लगी। जिस किसी ने भी ये कहा था कि खूबसूरती और अक्ल में 36 का आंकड़ा होता था, जरूर उसने किसी खूबसूरत औरत को वैसे ही सोच में जकड़ा देख लिया था जैसे मैं उस घड़ी सुजाता मेहरा को देख रहा था। फिर उसके चेहरे से क्षणिक विकृति के लक्षण गायब होने लगे। मैं आशान्वित तो हो उठा। सोच का कोई सुखद नतीजा निकलता दिखाई दे रहा था। उनमें झगड़े का मुद्दा, वो बोली, कोई कागजात थे। कागजात? मैं सकपकाया। हाँ, किन्हीं कागजात को लेकर शशिकांत पुनीत खेतान पर कोई इल्जाम लगा रहा था, जिसकी खेतान पहले सफाई देने की कोशिश करता रहा था और फिर वो भी भड़क उठा था। क्या कागजात रहे होंगे वो, मुझे क्या पता। सोचो, जितना सोच सकती थी सोच लिया। अब और सोचने से भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। तब उसकी जगह मैं सोचने लगा, क्या झगड़े का मुद्दा वो कागजात शशिकांत की मां कौशल्या की वो चिट्ठी हो सकते थे, जिसमें इस बात का सबूत निहित था कि लेखराज मदान मुकुंद लाल सेठी का कातिल था। उस चिट्ठी ने कहीं तो होना ही था। क्या वो खेतान के कब्जे में रही हो सकती थी? कहीं इसीलिए तो चिट्ठी मदान के हाथ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो खेतान के पास रखकर चिराग तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही थी। लेकिन उस चिट्ठी को लेके झगड़ने वाली क्या बात थी? मुझे कोई बात ना सूझी। कल शाम की कोई और बात? प्रत्यक्षता मैं बोला। और क्या बात? वह बोली, शशिकांत की कोठी पर तुम्हारी मौजूदगी के दौरान कोई और आया था? पुनीत खेतान के अलावा कोई नहीं। कोई और जिक्र के काबिल बात? उसने इनकार में सिर हिलाया। सोच के जवाब दो। उसने कुछ क्षण सोच की पहले जैसी ही भयानक मुद्रा बनाई और फिर दोबारा इनकार में सिर हिलाया। नेवर माइंड, अब नहीं तो फिर सही। कई बार किसी के कहने पर, दिमाग पर जबरन जोर देने पर कोई बात नहीं याद आती, जबकि बाद में किसी वक्त वो सहज स्वाभाविक ढंग से ही याद आ जाती है। यूं कोई बात बाद में याद आ जाए तो गांठ बांध लेना और वक्त आने पर मुझे बताना न भूलना। उसने सहमति में सिर हिलाया। गुड, मैं बोला। अब तुम सुनो खून वाली बात और पुलिस वाली बात। सुनाओ। शशिकांत का खून हो गया है। क्या? वो मेटकाफ रोड पर अपनी स्टडी में मरा पड़ा है। किसी ने 22 कैलिबर की रिवॉल्वर से गोलियां बरसाकर उसकी दुक्की पीट दी है। हालात ये बताते हैं कि कत्ल शाम 8:30 के करीब हुआ था और गोलियां चलाई जाने का पैटर्न ये साबित करता है कि गोलियां किसी औरत ने चलाई थी। उसने आंख बंद कर ली थी और रिवॉल्वर का रुख मकतूल की तरफ करके घोड़ा खींचना शुरू कर दिया था। पैटर्न क्या? मैंने उसे बताया कि गोलियां कैसे कैसे चली थी और कहां कहां टकराई थी। वो औरत? वो हकलाई, मैं थोड़े ही हो सकती हूँ। क्यों नहीं हो सकती? मैं तो 7 बजे ही वहां से चली आई थी। वो वकील, वो पुनीत खेतान, वो मेरा गवाह है। कहीं से चले आकर वहां वापस भी लौटा जा सकता है। मैंने ऐसा नहीं किया। और फिर मेरे पास रिवॉल्वर का क्या काम? वो घटना स्थल पर मौजूद रही हो सकती है। मुझे रिवॉल्वर चलाना नहीं आता। वो क्या मुश्किल काम है? रिवॉल्वर का रुख टारगेट की तरफ करना होता है और घोड़ा दबा देना होता है। लेकिन निशाने लगाना तो मुश्किल काम होता होगा। जब बहुत सी गोलियां चलाई जाएं तो कोई तो निशाने पर लग ही जाती है। बहुत सी गोलियां? मैंने बड़े उदासीन भाव से हामी में गर्दन हिलाई। देखो, वह तनिक दिलेरी से बोली, तुम खामखा मुझे डरा रहे हो। मेरा उसके कत्ल से कुछ लेना देना नहीं। तुमने अभी कहा था कि तुमने उसके मुंह पर चाबी मारी और घर चली आई। हाँ, कैसे? ऑटो से? सीधे? नहीं, पहले मैं ताल कटोरा गार्डन गई थी। वो किस लिए? जो कुछ पीछे मेटकाफ रोड पर हुआ था उसकी वजह से मन बहुत अशांत था। मूड सुधारने की नीयत से ताल कटोरा टहलने गई थी, फिर वहां से पैदल चलकर यहाँ लौटी थी। कितने बजे?
9 तो बज ही गए थे। इस लिहाज से 8:30 बजे तुम ताल कटोरा गार्डन में टहल रही थी। हाँ, साबित कर सकती हो? कैसे साबित कर सकती हूँ? कोई वाकिफकार तो मुझे वहां मिला नहीं था। पुलिस ये दावा कर सकती है कि तुम अकेले या अपने फ्रेंड के साथ वापस मेटकाफ रोड गई थी और खून करने के बाद सीधे यहाँ आई थी। पुलिस हर हाल में तुम्हारे तक पहुंचेगी। मैं क्या करूं? ये मैं बताऊं? तुम ही बताओ, आखिर डिटेक्टिव हो। मुझे निकालो इस सांसद से, कुछ मदद करो मेरी। कुछ क्या, पूरी मदद करता हूं। मैं उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, शुक्रिया। दरवाजा बंद करो। मैंने आगे झुककर उसकी जांघ पर हाथ रखा। पागल हुए हो? उसने तत्काल मेरा हाथ परे झटक दिया। मुझे हॉस्टल से निकलवाओगे? तो फिर किसी जगह चलो जहां ऐसा खतरा ना हो। कहां? वो संदिग्ध स्वर में बोली। जहां मैं ले चलूं? पहले मेरी जान तो सांसद से छुड़वाओ। वो तो समझ लो छूट गई। कैसे? तुम्हें नहीं पता? अभी भी नहीं पता कि शशिकांत का कत्ल हो गया है? तुम आज भी ऐसे ही वहां जाओ जैसे रोज जाती हो। जाके दरवाजा खोलो, लाश बरामद करो और शोर मचाना शुरू कर दो। यूं यही लगेगा कि तुम कल शाम के बाद पहली बार वहां लौटी हो। चाबी? तुम्हें उम्मीद थी कि वो घर होगा, दरवाजा खुला होगा। रात को इतनी तकरार के बाद सुबह फिर वहां पहुंच जाने की मैं क्या सफाई दूंगी? कहना कि तुम्हें एहसास हुआ था कि गलती तुम्हारी थी, इसलिए आज तुमने अपनी गलती की तलाफी के तौर पर वहां जाना और भी जरूरी समझा था। उसने संदिग्ध भाव से मेरी ओर देखा। चाहने वालों में मैं आश्वासन पूर्ण स्वर में बोला, ऐसी तकरार होती ही रहती है। आज रूठे कल मान गए, यानी कि मैं उसे अपना चाहने वाला कबूल करूं? ऐसा तो वैसे भी समझा ही जाएगा। आखिर तुम उसके घर में रहती थी और ये बात कहीं छुपने वाली है? वह कुछ क्षण सोचती रही, फिर उसने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर चलो। मैं उठता हुआ बोला, मैंने उधर ही जाना है। तुम्हें मेटकाफ रोड उतारता जाऊंगा। मैं कपड़े तो बदल लूं? बदल लो, मैं सहज भाव से बोला। तुम्हारे सामने बदल लूं? क्या हर्ज है? पागल हुए हो? मैं नीचे जाके ऑटो तलाश करता हूं, जल्दी आना। उसने सहमति में सिर हिलाया। नीचे पहुंचकर मैंने खुद डिसूजा का टेलीफोन नंबर ट्राई किया, लेकिन नतीजा सुजाता वाला ही निकला। कोई जवाब न मिला। फिर मैंने एक निगाह अपनी कलाई घड़ी पर डाली और फायर आर्म्स रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में फोन किया। मालूम हुआ कि 22 कैलिबर की हाथी दांत की मूठ वाली जो रिवाल्वर मैंने शशिकांत की कोठी के कंपाउंड से बरामद की थी, वो कृष्ण बिहारी माथुर नाम के किसी सज्जन के नाम रजिस्टर्ड थी, जो कि फ्लैग स्टाफ रोड पर 1 नंबर कोठी में रहता था। माथुर, फ्लैग स्टाफ रोड। पहले मेरा इरादा शक्ति नगर पुनीत खेतान के ऑफिस में जाने का था, लेकिन अब मैंने फ्लैग स्टाफ रोड जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचने के लिए भी मेटकाफ रोड रास्ते में आती थी, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। मैंने डायरेक्टरी में मदान के पेंट हाउस अपार्टमेंट का नंबर देखा और उस पर फोन किया। फोन खुद मदान ने उठाया। कोली, मेरी आवाज सुनते ही वह व्यग्र भाव से बोला, ओए, अभी तक पुलिस नहीं बोल ली? बोल पड़ेगी। मैं बोला, बस 1 घंटा और लगेगा। मैं सस्पेंस से मरा जा रहा हूं। मत मरो, तुम भी मर गए तो इंश्योरेंस क्लेम की दुक्की पिट जाएगी। दूर फिटे मुंह। कहानी तैयार है तुम्हारी? पूरी तरह से। बीबी फिट हो गई? हाँ, सब समझा दिया है उसे। बढ़िया। फोन कैसे किया? तुम्हारी बीबी की जो बहन है सुधा माथुर, जो फ्लैग स्टाफ रोड पर रहती है। फ्लैग स्टाफ रोड कहाँ पर रहती है? 1 नंबर कोठी में। हस्बैंड का क्या नाम है? कृष्ण बिहारी माथुर। क्यों? मैं उससे मिलना चाहता हूं। क्यों? है कोई वजह? तू उसके पास भी नहीं फटक पाएगा। क्यों? वो पुराने जमाने का टिपिकल रईस आदमी है, जो ऐरे गहरे लोगों को अपने पास न फटकने देने में अपनी शान समझता है। करोड़पति है, कई कारोबार, कई मिल हैं उसकी। बादशाह की तरह रहता है फ्लैग स्टाफ रोड पर। आम मामूली लोगों से आदम बू आती है उसे। कीड़े मकोड़े समझता है उन्हें। तू उससे मिलने की कोशिश करेगा तो कोई तुझे उसकी कोठी का फाटक भी नहीं लांघने देगा। इस पंजाबी पुत्र ने फ्लैग स्टाफ रोड की किसी कोठी से बड़े बड़े किले फतह किए हुए हैं। वहां दाल नहीं गलेगी वीर मेरे, यकीन कर मेरा। कभी वहां तुम्हारी अपनी दाल कच्ची रह गई मालूम होती है। जवाब में उसके मुंह से बड़ी भद्दी गाली निकली और फिर वह बोला, भूतनी था, रईस होगा तो अपने घर का होएगा, तुम्हारे से रिश्तेदारी नहीं मानता।
मैं नहीं मानता। उसी ने पास नहीं भटकने दिया होगा अंडरवर्ल्ड डॉन को, गैंगस्टर शिरोमणि को, रैकेटियर इन चीफ को। बक मत, क्लाइंट का हुक्म सिर माथे पर। तू क्यों मिलना चाहता है उससे? तुमने अभी उसे पुराने जमाने का टिपिकल रईस कहा। है ही वो पुराने जमाने का रईस, या उसकी फितरत पुराने जमाने के रईसों जैसी है? दोनों। क्या मतलब? अगर तेरा जवाब उसकी उम्र की बाबत है तो वो 60 साल का है। तौबा, तुम्हारे से भी 5 साल बड़ा। कोहली, 10वीं बार पूछ रहा हूं, तू क्यों मिलना चाहता है उससे? उत्तर देने के स्थान पर मैंने लाइन काट दी। मामला गहराता जा रहा था। जिस रिवाल्वर से हत्या हुई थी वो हतप्राण के कथित भाई की बीवी की बहन के पति के नाम रजिस्टर्ड थी। मैंने डायरेक्टरी में कृष्ण बिहारी माथुर की एंट्री निकाली। उसके नाम के आगे 2 दर्जन टेलीफोन अंकित थे, जिनमें से कम 4 फ्लैग स्टाफ रोड के पते वाले थे। मैंने एक नंबर पर फोन किया। तुरंत उत्तर मिला। हेलो। एक मर्दाना आवाज मुझे सुनाई दी। मैं बोला, मिस्टर कृष्ण बिहारी माथुर से बात करना चाहता हूँ। आप कौन साहब? मेरा नाम सुधीर कोहली है। किस बारे में बात करना चाहते हैं? मामला पर्सनल है, मुझे बताइए। मैं उनका प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ, और गोपनीय भी प्राइवेट सेक्रेटरी साहब। फिर भी मुझे बताइए, और अर्जेंट भी। आप खामखा वक्त जाया कर रहे हैं। साहब बोलिए, आप कौन सी प्राइवेट, पर्सनल और अर्जेंट बात करना चाहते हैं, वरना मैं फोन बंद करता हूँ। आपको बताए बिना बात नहीं होगी। मुझे बताने के बाद भी होने की कोई गारंटी नहीं। वो मामला इतना नाजुक है कि खुद माथुर साहब ही पसंद नहीं करेंगे कि आप बेकार बातों में वक्त जाया कर रहे हैं। मैं फोन बंद करता हूँ। सुनिए प्लीज, बोलिए जल्दी। मैं माथुर साहब से एक रिवाल्वर के बारे में बात करना चाहता हूँ। रिवाल्वर? 22 कैलिबर की, हाथी दांत की मूठ वाली, सीरियल नंबर D24136 है। माथुर साहब के नाम रजिस्टर्ड है। क्या बात करना चाहते हैं आप उस रिवाल्वर के बारे में? मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि वो रिवाल्वर इस वक्त कहाँ है। कहाँ है क्या मतलब? उनकी रिवाल्वर उनके पास नहीं है? नहीं है। आपको कैसे मालूम? मालूम है। कैसे मालूम है ये मैं उन्हीं को बताऊंगा। अब आप बेशक फोन बंद कर दीजिए। कुछ क्षण खामोशी रही। अपना नाम फिर से बताइए। फिर पूछा गया। कोहली, सुधीर कोहली। आपकी लाइन ऑफ बिजनेस क्या है मिस्टर कोहली? मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। आधा घंटे बाद फोन कीजिए मिस्टर कोहली। लेकिन मैं खामोश हो गया। तब तक लाइन कट चुकी थी। मैंने सीढ़ियों की ओर निगाह दौड़ाई। सुजाता को नमूदार होती न पाकर वक्त गुजारी के लिए मैंने अपने ऑफिस फोन किया। यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशंस। मुझे अपनी सेक्रेटरी रजनी का खनकता हुआ स्वर सुनाई दिया। मैं बोला, तुम्हारा एम्प्लॉयर बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं भुनभुनाया। हद है तुम्हारी भी। क्या हुआ? उसने भोलेपन से पूछा। अरे कोई राम सलाम नहीं, कोई नमस्ते नहीं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं। ईंट मार दी। बोलिए, मैं तुम्हारा एम्प्लॉयर हूँ या तुम्हारा दूध वाला हूँ? आप मेरे दूध वाले होते तो फिर मैं ऐसे थोड़ी ही बोलती। फिर कैसे बोलती? फिर मैं कहती, नमस्ते चाचा जी। चाचा जी? हाँ, आप मेरे चाचा जी बनना चाहते हैं? अरे जहन्नुम में गया तेरा चाचा जी। मूड खराब कर दिया। सॉरी। कहती है सॉरी। आप अगर इस वक्त अपने एम्प्लॉयर की फोन कॉल रिसीव करने का मेरा पोज देख पाते तो खुश हो जाते, फिर ना कहते कि ईंट मार दी। देख पाता तो क्या देख पाता मैं? आप देखते कि मैं सावधान की मुद्रा में खड़ी हूँ। मेरा दायां हाथ सैल्यूट की सूरत में मेरे माथे पर है और मैं थर थर कांप रही हूँ। रजनी, मैं जो सवेरे दफ्तर नहीं पहुंचा, तूने कोई फिक्र की इस बात की? बहुत फिक्र की। फिक्र की तो क्या किया? सारे बड़े अस्पतालों की कैजुअलिटी पर फोन किया, आसपास के सारे थानों से पूछताछ की। अभी डायरेक्टरी में तिहाड़ जेल का नंबर देख रही थी कि आपका फोन आ गया। लानत। अब आप कहां से बोल रहे हैं? इन्हीं जगहों में से किसी में से या कहीं और से? कहीं और से। शुक्र है भगवान का, जान में जान आ गई। कम से कम ये तो पूछना था, कहीं और से कहां से? होंगे आप किसी नई बहन जी के पहलू में। हफ्ता 10 दिन तो अब दफ्तर क्या आ पाएंगे आप? अहमक, जानती नहीं कि मैं मरता मरता बचा हूं? अच्छा। हाँ, वो रात को जरूर कोई विस्कन्या पल्ले पड़ गई होगी इस बार। तौबा,
तेरे से तो बात करना भी गुनाह है। एक नंबर की कमबख्त औरत है तू। करेक्शन, एक नंबर की नहीं हूँ, औरत नहीं हूँ, लेकिन कमबख्त है। बन गई हूँ कुछ कुछ आपकी सोहबत में। अब ये बात अभी कितनी बार कहेगी? जितनी बार आप मुझे ये एक नंबर की कमबख्त औरत वाला फिक्रा कहेंगे। ठीक है, मर। खड़े खड़े, सावधान और सैल्यूट की मुद्रा में थर थर कांपते हुए, जैसे मुझे यकीन आ गया है कि तू ऐसे खड़ी है। आके तस्दीक कर लीजिए। आना जैसे आसान है। जो बहन जी आने से रोके हुए हैं वो इजाजत दे तो कोई दिव्य दृष्टि पैदा कीजिए अपने आप में। क्या मुश्किल काम है, मैं व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। आपके लिए। आखिर इतने बड़े जासूस हैं आप। तभी मुझे सीढ़ियां उतरती सुजाता दिखाई दी। ठीक है, मैं बोला, मैं आके खबर लेता हूं तेरी। मैंने फोन हुक पर टांग दिया। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड नंबर 2 यहीं विराम लेता है। इसके पश्चात आपसे पुनः भेंट होगी शीघ्र अति शीघ्र आखिरी मकसद के तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।